So today we are going to discuss an other clinically important topic of your cardiovascular system. ठीक है जी, जैसे मैंने आपको बताया वो था कि 3 से 4 टॉपिक, वैसे तो जो सीरियस का टॉपिक है हर टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूएसएमएल की बात करो ना, तो उस हिसाब से इसकी एम्ब्रियो, इसकी एनाटॉमी, इसकी फिजियो, इसकी पैथो, इसकी फार्मा, इवन दो सब कुछ इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम दूसरे एग्जाम्स की बात करें, जैसे कि एनआरई हो गया या क्लिनिकल की जैसे एग्जाम्स होती है, एएमसी वगैरह हो गया ना, तो ये आपके जो हाई यील्डिंग टॉपिक्स होते हैं ना, जो क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि आपके जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज थी ना, स्टेबल, अनस्टेबल, स्टेमी, नॉन स्टेमी, उसके बाद जो आपकी कार्डियोमायोपैथी, उसके बाद ये हार्ट फेलियर, ठीक है, उसके बाद आगे आएगा रोमेटिक हार्ट डिजीज, और उसके बाद कंजेंटल हार्ट डिजीज। ये 4 5 टॉपिक्स ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से ना इसकी या तो मैनेजमेंट, अगर आगे हम मेडिसिन पढ़ेंगे, या तो मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या इसकी पैथोफिजियोलॉजी से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह आज हम कोशिश करेंगे कि हर तरीके से हमारा जो हार्ट फेलियर का टॉपिक है ना, इसको हम कवर कर लें। टॉपिक मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी टॉपिक है, लेकिन हम इसको जरा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि सर व्हाट इज द हार्ट फेलियर। तो हार्ट फेलियर हम कहते हैं कि सर हार्ट फेलियर इज अ कंडीशन, ऐसी कंडीशन है, हार्ट फेलियर इज अ कंडीशन into which into which heart heart fails to pump, heart fails to pump and to provide sufficient provide sufficient amount of blood, to provide sufficient amount of blood to different body tissues और organs। कि सर हार्ट फेलियर का मतलब है कि अगर जो मेरा हार्ट है ना, हार्ट फेल्स टू पंप, कि अगर हमारा हार्ट पंप नहीं ना करेगा, और अगर वो पंप नहीं करेगा तो जाहिर बात है आपके पास जो स्ट्रोक वॉल्यूम या जो कार्डिक आउटपुट होगी वो डिक्रीज होगी। और अगर स्ट्रोक वॉल्यूम या कार्डिक आउटपुट जो जहां से आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलना है, लेट्स मैं कहता हूँ कार्डिक आउटपुट, अगर स्ट्रोक वॉल्यूम या कार्डिक आउटपुट आपका कम हो जाएगा ना, तो आपकी बॉडी के जो डिफरेंट टिश्यूज हैं, जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, उनको जो ब्लड सप्लाई मिलेगी वो भी क्या मिलेगी सर, कम मिलेगी। जब उनको ब्लड सप्लाई कम मिलेगी तो उसकी वजह से क्या हो सकता है सर, उनके अंदर स्कीमिक चेंजेस आएंगे। ठीक है। और ये चीज डिपेंड नहीं करेगी कि कितनी देर तक स्कीमिक चेंजेस रहती हैं, फिर उस हिसाब से अगर वो प्रोलॉन्ग है तो जो आपके पास टिश्यूज या सेल्स या ऑर्गन्स होंगे वो नेक्रोसिस की तरफ भी जा सकते हैं। ठीक है। मैंने हार्ट फेलियर की या कोई भी ऑर्गन की फेलियर की एग्जांपल ना अक्सर इस तरह देता होता हूँ कि आपने ना उस ऑर्गन का फंक्शन देखना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर ना जो स्टार्ट वाले 10 से 15 मिनट होंगे ना लेक्चर की, बड़े इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यहाँ पर हमने कंसेप्ट बनाना होता है। हार्ट फेलियर या रीनल फेलियर या किडनी फेलियर या हमारे पास लंग्स फेलियर, या जिसको हम कहते हैं रिस्पायरेटरी फेलियर, या हम कहते हैं कि लीवर फेलियर हो गया किसी पेशेंट को। तो अब जिस भी ऑर्गन के साथ फेलियर लगा होता है ना बच्चों, एक बात याद रखनी कि वो ऑर्गन का जो फंक्शन है, वो उसका फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म नहीं हो रहा। अब आपके हार्ट का पहले नॉर्मल फंक्शन क्या होता है सर, हार्ट का नॉर्मल फंक्शन होता है ब्लड को पंप करना। तो अगर आपका हार्ट फेल हो जाए, फेल टू पंप, इसका मतलब उसमें हार्ट फेलियर हो गया। इसी तरह मैं बात करता हूँ कि आपका जो लंग्स है, लंग्स का क्या काम है सर, गैसियस एक्सचेंज करवाना, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालना और ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर लेके आना। तो अगर कहीं पे लिखा जाता है रिस्पायरेटरी फेलियर, तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि सर उस बंदे के ब्लड के अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाए और ऑक्सीजन कम हो जाए, इसका मतलब है उसमें रिस्पायरेटरी फेलियर है। लंग्स फेल्स टू गैसियस एक्सचेंज, टू डू गैसियस एक्सचेंज। इसी तरह अगर मैं रीनल फेलियर की बात करूं, तो हमारी किडनी का क्या काम होता है सर, किडनी का काम होता है फिल्ट्रेशन करवाना, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको बॉडी से बाहर निकालना, यूरिन की फॉर्मेशन करवाना, कंसंट्रेटेड यूरिन की फॉर्मेशन करवाना। तो अगर कहीं पर लिखा जाता है सर रीनल फेलियर, इसका मतलब है कि किडनी फेल टू फिल्ट्रेट द ब्लड। तो अगर किडनी फेल टू फिल्ट्रेट द ब्लड होगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास जो टॉक्सिन्स हैं, जो हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, उनकी ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जो अमाउंट होगी वो इंक्रीज हो जाएगी।
इसी तरह अगर हम लीवर फेलियर की बात करें, तो लीवर फेलियर क्या आपको पता है, देयर आर अराउंड 500 mechanisms that occur into the liver, मिनिमम 500 mechanisms। तो अगर किसी पेशेंट में लीवर फेलियर होता है, इसका मतलब है कि वो जो 500 मैकेनिज्म हो रहा है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो रही है, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन हो रही है, लिपिड्स की ब्रेक डाउन हो रही है, लिपिड की फॉर्मेशन हो रही है, फैट्स की ब्रेक डाउन हो रही है, उसके बाद प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट अकर इनटू योर लिवर। इसलिए तो मैंने आपको कहा कि कहा जाता है कि अराउंड 500 मैकेनिज्म आपके लीवर के अंदर होते हैं। तो अगर कहीं पर लीवर फेलियर या लीवर सिरोसिस लिखा जाता है, इसका मतलब कि वो 500 मैकेनिज्म आपके पास रुक जाएगा। उस बंदे में ना प्रोटीन्स बनेगी, ना उसमें जो कोagulation फैक्टर्स होते हैं ना उनकी सिंथेसिस होगी, इसके अलावा बहुत सारे मैकेनिज्म है जो रुक जाएंगे। तो अगर किसी पेशेंट में प्रोटीन नहीं बन रही, वो फैक्टर्स नहीं बन रहे, ग्लाइकोजिनोलाइसिस नहीं हो रही, ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं हो रही, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हो रही, इसका मतलब कि उस पेशेंट में क्या है, लीवर फेलियर है। तो बाहर बताने का मकसद क्या है, मकसद ये कि अगर कहीं पर ऑर्गन के साथ फेलियर का वर्ड यूज किया जाता है, इसका मतलब है कि उस ऑर्गन का जो फंक्शन है, वो ऑर्गन अपना फंक्शन परफॉर्म करना क्या कर रहा है, प्रॉपरली इम्पेयर हो गया, वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसलिए हम उसके लिए फेलियर का वर्ड यूज करते हैं। तो हार्ट का मेन काम क्या होता है? सर हार्ट का मेन काम होता है कि हमारे पास पंप करके पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करना। तो अगर हमारे पास हार्ट फेल टू पंप हो जाएगा, इसका मतलब कि आपकी बॉडी को टिश्यूज या ऑर्गन्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिलेगा। और अगर ब्लड नहीं मिलेगा, इसका मतलब है कि हार्ट फेल्स टू प्रोवाइड द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द ब्लड टू योर टिश्यूज और कनेक्टिव यहाँ टिश्यूज से मैंने और टू नोटबुक ऑर्गन। रखी है ना, तो मैं अपनी भी नहीं रखी। अभी हाँ आपका माइक ऑन है, माइक ऑन है, कहानी बंद करें। ठीक है बच्चों, तो ये पहले हमने किया इसकी डिफाइन। आगे बात करते हैं कि सर जो हमारे पास हार्ट फेलियर होता है, हार्ट फेलियर की क्या क्या टाइप्स होती हैं। हम आपके हार्ट फेलियर को डिफाइन करते हैं दो टाइप्स के अंदर, क्योंकि हमारे हार्ट के अंदर कितने चैम्बर्स होते हैं सर, चार चैम्बर्स हैं। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ये फोर चैम्बर्स हैं। इनमें से हमारे पास जो डिफरेंट चैम्बर्स हैं उनका फेलियर हो सकता है, इसलिए ऑन द बेसिस ऑफ द फेलियर ऑफ द नंबर ऑफ चैम्बर्स वी डिवाइड द हार्ट इनटू टू टाइप्स। एक हमारे पास होता है सर लेफ्ट हार्ट फेलियर, एक टाइप क्या है, लेफ्ट हार्ट फेलियर। कि अगर हमारे पास जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल है, दे फेल टू परफॉर्म देयर ब्यूटीफुल फंक्शन, और दे फेल टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पंपिंग, इट मींस दैट इज द लेफ्ट हार्ट फेलियर, जो कि मोस्ट कॉमनली है 90% लोगों के अंदर हमें लेफ्ट हार्ट फेलियर नजर आता है। और जो दूसरा हमारे पास वो है राइट हार्ट फेलियर। और आपको पता है जिस भी बंदे के अंदर लेफ्ट हार्ट फेलियर होता है ना, तो अगर उसको ट्रीट ना किया जाए तो लेफ्ट हार्ट फेलियर ऑलवेज लीड्स टुवर्ड्स द राइट हार्ट फेलियर। तो लेफ्ट हार्ट फेलियर की वजह से पेशेंट को राइट हार्ट फेलियर भी हो सकता है। ये आपने ऊपर जरा ये चीज लिख ली, लेफ्ट हार्ट फेलियर लीड्स टू राइट हार्ट फेलियर। अब अगर इसकी मैं थोड़ी सी आपको रीजन बताऊं ना, कि लेफ्ट हार्ट फेलियर की वजह से राइट हार्ट फेलियर क्यों होता है, तो बच्चों जरा थोड़ी सी सुनना, मैं डायग्राम नहीं ड्रा करूंगा क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी, आगे हमने काफी सारी डायग्राम्स को ड्रा करना है। लेफ्ट हार्ट फेल है, इसका मतलब है लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एटीएम से ब्लड बाहर नहीं जा रहा। ठीक है, अगर लेफ्ट एटीएम और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड नहीं जाएगा बाहर, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा, मतलब कि वेंट्रिकुलर कंजेशन हो जाएगी, वहां पर ब्लड डिपॉजिट हो जाएगा, आपके लेफ्ट एटीएम में भी ब्लड डिपॉजिट हो जाएगा। इसका मतलब कि लेफ्ट एटीएम में जो ब्लड लेके आ रही थी आपकी पल्मोनरी वेन्स, वो पल्मोनरी वेन्स के अंदर भी कंजेशन हो जाती है। ठीक है, जब पल्मोनी वेन्स के अंदर कंजेशन हो जाएगी या पल्मोनी वेन्स के अंदर भी ब्लड डिपॉजिट हो जाएगा, तो आपके पास जो पीछे से पल्मोनी आर्टरीज थी जो पल्मोनी वेन्स पे ब्लड डाल रही थी, उनके अंदर भी ब्लड की अकेमुलेशन हो जाएगी, उनके अंदर भी ब्लड की कंजेशन हो जाएगी। जब पल्मोनी आर्टरीज में ब्लड की कंजेशन हो जाएगी, तो जो आपकी पल्मोनी ट्रंक है, जो राइट वेंट्रिकल से ब्लड लेके आती है, वो पल्मोनी ट्रंक के अंदर भी ब्लड की अकेमुलेशन या कंजेशन होना शुरू हो जाती है। तो जब पल्मोनी ट्रंक में ब्लड होता है ना, तो आपका जो राइट वेंट्रिकल, वो राइट वेंट्रिकल ने तो ब्लड फेंकना होता है पल्मोनी ट्रंक के अंदर। अब पल्मोनी ट्रंक के अंदर ऑलरेडी ब्लड है ना, तो राइट वेंट्रिकल को बेचारे को बार बार बड़ा हार्डली अपना फंक्शन परफॉर्म करना पड़ता है। तो मतलब लेट्स सपोज 1 साल 2 साल 3 साल, वो इतनी देर तक वो ज्यादा फोर्सफुली वो क्या करता है, ब्लड को बाहर निकालने की कोशिश करता रहता है, बट एट द एंड उसकी हाइपरट्रॉफी होती है, और हाइपरट्रॉफी की वजह से वो फेलियर की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से लेफ्ट हार्ट फेलियर इज ऑलवेज लीड्स टुवर्ड्स द पल्मोनरी सिम्टम्स
एंड दीज पल्मोनरी सिम्टम्स कैन लीड टुवर्ड्स द राइट हार्ट फेलियर। ये चीज आपने यहाँ पर याद रखनी है। मैं फिर लिख देता हूँ आप लोगों के लिए कि बच्चों एक चीज जरूर याद रखिएगा कि लेफ्ट हार्ट फेलियर की वजह से, लेफ्ट हार्ट फेलियर लीड्स टू पल्मोनरी कंजेशन, पल्मोनरी कंजेशन या पल्मोनी एडिमा भी आप लिख सकते हो। और जब पल्मोनी कंजेशन या पल्मोनी एडिमा होता है तो उसकी वजह से पेशेंट के अंदर राइट हार्ट फेलियर है भी हो सकता है, क्योंकि राइट वेंट्रिकल से ब्लड हमारे पास बड़ी मुश्किल से जा रहा है आपकी पल्मोनी ट्रंक के अंदर। एक चीज तो ये। अब दूसरी चीज आप और नोटिस करिए डॉक्टर साहब, आई नीड योर प्योर अटेंशन। अब किसी बंदे के अंदर ना अगर लेफ्ट हार्ट फेलियर नहीं है, मैं इसको निकाल देता हूँ कि लेफ्ट हार्ट फेलियर नहीं है किसी पेशेंट के अंदर, लेकिन उस पेशेंट में ना पल्मोनरी कंजेशन है, मतलब पल्मोनरी एडीमा है, उसके लंग्स के अंदर वाटर डिपॉजिट है या ब्लड डिपॉजिट है, तो पेशेंट में पल्मोनिक कंजेशन है। अब पल्मोनिक कंजेशन की वजह से भी आपको क्या हो सकता है, राइट हार्ट फेलियर हो सकता है। तो जिन लोगों को लेफ्ट हार्ट का मसला नहीं है लेकिन उनको लंग्स की प्रॉब्लम है, वो कोई सिर्फ लंग्स के अंदर प्रॉब्लम होने की देयर आर लॉट ऑफ कॉजेस। लेट्स मैं कहता हूँ इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो गई है, या हमारे पास रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज हो गई है, या मैं कहता हूँ सीओपीडी हो गई है, या कोई मिलिग्नेंसी हो गई है लंग्स के अंदर, या लेट्स सपोज हम कहते हैं कि कोई क्रॉनिक डिजीज और लिख लेते हैं यहाँ पर। तो अगर लेफ्ट हार्ट ठीक है लेकिन पेशेंट में अगर लंग्स में कोई प्रॉब्लम होता है ना, तो उसकी वजह से भी पेशेंट के अंदर राइट हार्ट फेलियर हो सकता है। ठीक है जी, तो ये चीज आपने यहाँ पर याद रखनी है। दूसरे नंबर पर ना एक ड्रग चले मैंने मेरे जेहन में आ गया है कि हमारे पास ना एक दो ड्रग्स होती हैं, उनको आपने स्पेसिफिकली याद रखना है। जैसे कि आपके पास ये जो एमियोड्रोन ड्रग होती है ना, एमियोड्रोन, ये आपके अक्सर लंग्स को डैमेज करती है। ये क्या करती है, अक्सर लंग्स के अंदर ना डैमेज करती है और आपके लंग्स में करवाती है इडियोपैथिक पल्मोनी फाइब्रोसिस या इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, आई इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस या इंटरस्टिशियल लंग डिजीज भी इसको हम कहते हैं। तो एम्योट्रोन की वजह से अगर किसी पेशेंट के अंदर इडियोपैथिक पल्मोनी फाइब्रोसिस होगी, तो उस फाइब्रोसिस की वजह से हमारे पास वहां पर ना अगेन जो आपकी पल्मोनी आर्टरीज होती है ना, वहां पर वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी, मतलब वहां पर जो एरिया होता है ना वो कम हो जाता है। उस एरिया के कम होने की वजह से पेशेंट में दोबारा फिर पल्मोनी हाइपरटेंशन क्रिएट होती है, और पल्मोनी हाइपरटेंशन की वजह से आपके पास राइट हार्ट फेलियर आ सकता है। तो अगर आपके पास कोई इस तरह का सिनेरियो आता है ना कि पेशेंट हमारे पास अरिथमिया का था, अरिथमिया की पेशेंट को हमने ड्रग्स के ऊपर डाला और कुछ मंथ के बाद वो पेशेंट हमारे पास ना पल्मोनी सिम्टम के साथ, और उसके साथ हमारे पास पेशेंट पेरिफेरल अडीमा, पिटिंग अडीमा के साथ आ रहा है, तो आपने जरूर समझना कि इसको अरिथमिया था, हमने इसको एमियोड्रोन दी होगी, एमियोड्रोन ने इसकी लंग्स के अंदर प्रॉब्लम काज की है, लेट्स सपोज इंटरस्टिशियल लंग डिजीज काज करवाई है, और इंटरस्टिशियल लंग डिजीज की वजह से इस पेशेंट के अंदर पल्मोनी हाइपरटेंशन क्रिएट हुई है, पल्मोनी हाइपरटेंशन की वजह से राइट हार्ट फेलियर हुआ है, और राइट हार्ट फेलियर की वजह से इस पेशेंट के अंदर नटमैग लिवर असाइटस या जो पिटिंग एडिमा है ये वाली सिम्टम्स आ रही हैं। तो इस तरह बच्चों आपने ना चीजों को रिलेट करके सीखना होता है, रिलेट करके चीजों को पढ़ा करें। वैसे जो चीजें देखें, अगर बुक वाली की बात की जाए तो हम बुक से इसको 10 मिनट के अंदर ये टॉपिक पढ़ सकते हैं, लेकिन आई डोंट वांट दिस। हमने क्या करना है, हमने चीजों को मल्टी सिस्टमिक रिलेशन में पढ़ता हूँ, मैं अक्सर ये टर्म यूज करता होता हूँ कि ताकि देखो, अब एम्योड्रोन सीवीएस की ड्रग है, काज वो रिस्पायरेटरी की सिम्टम्स कर रही है। ठीक है, तो इस तरह आपने इन दोनों चीजों को रिलेट करना है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा जितने मैक्सिमम मेरे से रिलेशन आप लोगों को बताएंगे ना ड्रग्स के या सिस्टम्स के, इंशाल्लाह हम साथ साथ कवर करते रहेंगे। सो लेट्स कम बैक टुवर्ड्स अवर ब्यूटीफुल टॉपिक। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे सर, लेफ्ट हार्ट फेलियर होता है या हमारे पास राइट हार्ट फेलियर होता है। अब देखिए जो लेफ्ट हार्ट फेलियर है ना, ये भी दो टाइप्स का हो सकता है। एक को हम कहते हैं सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, क्या होता है सर हमारे पास है सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, एंड ऑन द अदर हैंड वी हैव द डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। ये तो होता है ना कि आपके पास हार्ट फेलियर हो सकते हैं ना कि यहाँ तो आपका जो हार्ट है, हार्ट फेल्स टू पंप या हार्ट फेल्स टू कॉन्ट्रैक्ट, एक ये चीज हो सकती है जिसकी वजह से आपकी कार्डिक आउटपुट कम होगी। दूसरे नंबर ये कि सर हमारा हार्ट अगर फेल टू डायलेट, अगर वो प्रॉपरली डायलेट भी ना होगा, नहीं ना होगा, तो उसके अंदर फिर भी क्या होगा कि उस पेशेंट के अंदर जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाता है, उसकी भी जो कार्डिक आउटपुट होती है वो कम होती है। तो हार्ट फेलियर दो टाइप्स का हो सकता है, एक हमारे पास लेफ्ट हार्ट फेलियर है, और दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है, राइट हार्ट फेलियर। और फिर जो लेफ्ट हार्ट फेलियर है इसको फिर हम दो टाइप्स में डिवाइड करें, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर एंड डायस्टोलिक हार्ट फेलियर, एंड द सेम इन केस ऑफ द राइट हार्ट फेलियर, इसके अंदर भी सिस्टोलिक हार्ट फेलियर हो सकता है और इसके अंदर भी डायस्टोलिक हार्ट फेलियर हो सकता है। ठीक है जी। अब दो तीन चीजें जो आपने यहाँ पर ना सिस्टोलिक और डायस्टोलिक से आपने याद रखनी है। सिस्टोलिक का मतलब होता है कि हमारे पास जो हार्ट है वो कॉन्टैक्ट नहीं होता। तीन चार मैं चीज इसके बारे में लिखवाता हूँ। सिस्टोलिक हार्ट फेलियर का क्या मतलब है सर,
कि इसके अंदर जो आपकी कॉन्ट्रेक्टिलिटी होती है वो कम हो जाती है, कॉन्ट्रेक्टिलिटी कम हो जाती है। जब बच्चों कॉन्ट्रेक्टिलिटी कम हो जाती है तो जो आपका प्री लोड होता है ना, जिसको हम एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कहते हैं, इसी को हम प्री लोड कहते हैं। और इसको हम कहते हैं द प्रेशर दैट क्रिएट्स ऑन द वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल एज वेल। तो ये तीन चार टर्म्स होती हैं, वो एक ही चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपल आपको लिखवाता हूँ, प्री लोड। तो अगर किसी पेशेंट के अंदर सिस्टोलिक हार्ट फेलियर हो रहा है ना, तो उस पेशेंट के अंदर जो प्री लोड होगा ना वो इंक्रीज हो जाएगा। अब प्री लोड क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि सर उस पेशेंट का जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा, और अगर वो कॉन्टैक्ट नहीं करेगा तो वो ब्लड को बाहर नहीं निकाल रहा। अगर वो ब्लड को बाहर नहीं निकालेगा तो उस पेशेंट के अंदर जो प्री लोड होता है वो हमारे पास इंक्रीज हो जाता है। तीसरे नंबर पर बच्चों आपने याद रखनी है कि सिस्टोलिक हार्ट फेलियर की वजह से ना आपको S3 हार्ट साउंड सुनाई देती है, ठीक है। वैसे मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर नहीं, स्टार्ट के अंदर सुनाई देती है, लेकिन जब डिजीज की सिविरिटी बहुत ज्यादा हो जाती है ना, जब बहुत ज्यादा कंजेशन हो जाती है, फिर हमें S3 हार्ट साउंड ना इतना कोई प्रोमिनेंटली सुनाई नहीं देती, ठीक है। लेकिन अगर कोई पूछता है कि भाई सिस्टोलिक हार्ट फेलियर में कौन सी हार्ट साउंड सुनाई देती है, तो आपने याद रखना दैट इज अ S3 हार्ट साउंड। ऑन दी अदर हैंड सर, अगर किसी पेशेंट को डायस्टोलिक हार्ट फेलियर होता है, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर का क्या मतलब होता है? डायस्टोलिक हार्ट फेलियर का मतलब होता है कि उस पेशेंट का जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो डायलेट नहीं हो रहा, वो रिलैक्स नहीं होना, जैसे हमने उस दिन भी पढ़ा था ना रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी के अंदर। तो रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी की वजह से भी आपको डायस्टोलिक हार्ट फेलियर होता है। तो उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि क्या होता है कि जो हार्ट की रिलैक्सेशन होती है वो डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीज रिलैक्सेशन, ठीक है। दूसरे नंबर यहाँ पर पेशेंट का जो प्री लोड होता है ना, यहाँ पर प्री लोड डिक्रीज मतलब कि हम कह लेते हैं नॉर्मल होते हैं। प्री लोड जो होता है ना वो नॉर्मल होता है अराउंड। और कुछ बुक्स लिखती हैं कि सर ये जो प्री लोड है वो डिक्रीज भी हो सकता है। और वो बात मुझे समझ में आती है कि अगर हमारे पास हार्ट की जो रिलैक्सेशन वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाए, तो उसका ल्यूमन बहुत ज्यादा अगर डिक्रीज हो जाए ना, फिर उसका जो प्री लोड होता है वो डिक्रीज भी हो सकता है। तो दोनों चीजें, स्टार्ट के अंदर हो सकता है नॉर्मल प्री लोड हो, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो प्री लोड होता है वो हमारे पास डिक्रीज हो सकता है, लेकिन ये इंक्रीज नहीं होगा। तो अगर इसको मैं सिंपल लिखता कि सिस्टोलिक हार्ट फेलियर के अंदर जो प्री लोड होता है वो इंक्रीज हो जाता है, डायस्टोलिक के अंदर डिक्रीज हो जाता है, तो वो तब भी ठीक था हमारे पास, ठीक है। तो आपने ये चीज लिख लेनी है साथ। लास्ट पे आते हैं कि सर इसके अंदर कौन सी हार्ट साउंड हमें सुनाई देती है अगर किसी पेशेंट के अंदर डायस्टोलिक हार्ट फेलियर हो जाए, तो हमारे पास S4 हार्ट साउंड सुनाई देती है। कौन सी? S4 हार्ट साउंड सुनाई देती है। और ये एट्रियल किक की वजह से हमें सुनाई देती है। जब हमारे पास लेफ्ट एट्रियल फेलियर भी हो जाता है, कि मतलब डिजीज की जो सिविरिटी है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, तो उस टाइम पे फिर आपको S4 भी सुनाई नहीं देती। लेकिन याद रखना है सिस्टोलिक में S3 होती है, डायस्टोलिक के अंदर S4 सुनाई देती है, फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट आते हैं कि सर अब आपने जो इतनी ब्यूटीफुल बातें की हैं, जरा थोड़ा सा इसको बताएं तो सही कि हार्ट फेलियर हमारे पास इतना खतरनाक क्यों है, और इसकी वजह से हमारे जो मल्टीपल सिस्टम्स हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं। तो बच्चों समझो, लेट्स सपोज पेशेंट है हमारे पास सिस्टोलिक हार्ट फेलियर का, या मैं कहता हूँ डायस्टोलिक हार्ट फेलियर का, क्योंकि दोनों के अंदर एट द एंड क्या होना है कि जो कार्डिक आउटपुट है ना वो डिक्रीज होती है। अब बात को जरा समझ ले जाना, अगर आपको ये मेरी बात समझ आ गई ना, तो इसका मतलब है कि आपका हार्ट फेलियर की जो प्रॉब्लम है, टॉपिक है, वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। पेशेंट के अंदर है सिस्टोलिक या डायस्टोलिक हार्ट फेलियर, या मैं जिस सिंपल कहता हूँ हार्ट फेलियर, जिसकी वजह से आपकी जो कार्डिक आउटपुट होती है वो कम होती है। अब जब आपकी कार्डिक आउटपुट कम होगी तो यहाँ पर क्या चीजें होंगी? सर यहाँ पर दो चीजें होंगी हमारे पास। हमने उस दिन पढ़ा था कि सर वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रिसेप्टर्स, उसमें कुछ होते हैं कीमो रिसेप्टर्स, और सर कुछ हमारे पास होते हैं बैरो रिसेप्टर्स। याद आया आपको? सर आपने पढ़ाया था कि हमारे पास होते हैं डिफरेंट टाइप्स के रिसेप्टर्स, उसमें कुछ कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, कुछ बैरो रिसेप्टर्स होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं बैरो रिसेप्टर्स की, बैरो रिसेप्टर्स। और ये जो बैरो रिसेप्टर्स थे ये कहाँ पर प्रेजेंट थे? सर ये बैरो रिसेप्टर थे दो जगह के ऊपर प्रेजेंट। एक हमारे पास अयोटिक आर्च के ऊपर प्रेजेंट थे, एओर्टिक आर्च के ऊपर ये प्रेजेंट था बैरो रिसेप्टर। और दूसरा हमारे पास था कैरोटिड आर्च के ऊपर, जहाँ पर बाइफरकेशन होती है कैरोटिड आर्टरी की। तो दूसरा हम लिख लेते हैं कैरोटिड बाइफरकेशन के ऊपर, ठीक है। इसके हमने नाम भी पढ़े थे। हमारे पास कैरोटिड बॉडी होती है और हमारे पास यहाँ पर कैरोटिड बाइफरकेशन वाला जो एरिया, जहाँ पे आपकी कैरोटिड आर्टरी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के अंदर ना डिवाइड हो जाती है। अब बच्चों इन दो जगह के ऊपर ना आपके लगे होते हैं ब्यूटीफुल बैरो रिसेप्टर। बैरो रिसेप्टर्स का क्या काम होता है? सर बैरो रिसेप्टर्स का काम होता है कि ये प्रेशर को मेजर करते हैं,
ये क्या करते हैं, प्रेशर को मेजर करते हैं। अब चूंकि इस पेशेंट के अंदर कार्डिक आउटपुट कम हो रही है, तो इस पेशेंट का जो प्रेशर होगा वो प्रेशर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। दूसरी बात हमने साथ ये भी पढ़ी थी कि सर अगर हमारे पास यहाँ पर प्रेशर कम होता है, आपके बैरोरिसेप्टर्स क्या करेंगे सर, एक्टिवेट हो जाते हैं। वो कहते हैं ओ माय गॉड देयर इज अ डिक्रीज ब्लड प्रेशर। तो हमें बॉडी के अंदर कोई ना कोई चेंज लेके आनी चाहिए, हमें माइंड को बताना चाहिए कि आपका जो हार्ट है ये प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, तो काइंडली जरा इसको समझाएं। तो हम इसको फिर किस तरह समझाते हैं, हम इसको जरा बड़े अच्छे तरीके से समझाते हैं। ये जो अयोटिक आर्च है, ये आपकी जो क्रेनियल नर्व नंबर 9 और जो बाइफरकेटेड कैरोटिड वाली बैरोसेप्टर है, ये क्रेनियल नर्व नंबर 10 से ग्लोसोफ्रेंजियल, और जो हमारे पास दूसरे नंबर की क्या इसको कहते हैं, वेगस नर्व। ग्लोसोफ्रेंजियल 9 होती है, वैसे मैंने उल्टी लिख ली है, यहाँ पे लिखते हैं अयोटिक आर्च के ऊपर वेगस है, यहाँ पर वेगस नर्व है जो कि 10 नर्व है, और यहाँ पर हमारे पास होती है ग्लोसोफिरेंजियल नर्व। ठीक है, ये दोनों नर्व बैरोसेप्टर से मैसेज लेके जाएंगे कहाँ पर, आपके ब्यूटीफुल एनटीएस के पास, न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटैरिस के पास। अब जो न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटैरिस है जब आपका ब्लड प्रेशर कम होता है या जब कार्डिक आउटपुट कम होती है, तो ये क्या करते होते हैं, मैंने आपको बताया था कि सर ये हमारे पास दो काम करते होते हैं। उनमें से एक काम ये है कि ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, और दूसरा इनका काम ये होता है कि ये जो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम है ना, इसको इनहिबिट करते हैं। जब आपके पास ब्लड प्रेशर कम होता है या जब कार्डिक आउटपुट कम होती है, तो हमारे पास वेगस नर्व की मदद से और ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व की मदद से न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटैरस जो आपके मिडुला ऑब्लंगेटा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसको जाके मैसेज देते हैं कि भाई बीपी कम है। तो फिर एनटीएस क्या करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है और पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को ना इनहिबिट कर देता है। अब ये जो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये क्या करता है, आपको पता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में सर दो काम होते हैं। यहां पर हमारे पास एपिनेफ्रिन रिलीज होती है, क्या होती है बच्चों, एपिनेफ्रिन रिलीज होती है, और यहां पर रिलीज होती है नोर एपिनेफ्रिन, नोर एपिनेफ्रिन। अभी जो एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन है, ये क्या करती है सर, ये जाके लगती हैं एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स के ऊपर। एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन कहां पर जाके लगती है सर, एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स के ऊपर। वो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स कौन से होते हैं सर, बीटा वन एंड द अल्फा वन रिसेप्टर्स। अब आपको पता है स्टूडेंट्स, कैन यू टेल मी व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द बीटा वन रिसेप्टर एंड व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द अल्फा वन रिसेप्टर्स, कम ऑन, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द बीटा वन रिसेप्टर्स एंड व्हाट इज द लोकेशन ऑफ ब्लड अल्फा। वेजल। ब्लड वेसल्स के अंदर, वेरी गुड। कौन से ब्लड वेसल्स के अंदर होते हैं, सर ये होती है सारी सारी होती हैं, ठीक है आपने बिल्कुल सही किया। वेन्स में। अब कुछ स्टूडेंट्स ने इस बात से इत्तेफाक नहीं करेंगे कि सारे जो रिसेप्टर्स होते हैं ब्लड वेसल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, या जो सारे रिसेप्टर्स होते हैं ये आपके ऑर्गन्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। हम बात अक्सर करते होते हैं कि जो डोमिनेंटली होते हैं ना, लेट्स सपोज जो बीटा वन रिसेप्टर ये डोमिनेंटली कहाँ पर प्रेजेंट होता है, और जो अल्फा वन रिसेप्टर ये डोमिनेंटली कहाँ पर प्रेजेंट होता है। सर वैसे ही जो अल्फा वन डोमिनेटली हार्ट पे और बीटा वन ब्लड वेजल्स पे। बीटा वन मैडम हार्ट के ऊपर होता है, और अल्फा वन डोमिनेटली आपकी जो ब्लड वेसल्स होती है वहां पर होता है। यहाँ पर हम लिखते हैं कि सर जो बीटा वन रिसेप्टर्स होता है ये डोमिनेटली आपके पास किडनी, किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है, और डोमिनेटली आपके पास हार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। वैसे आपके हार्ट के अंदर बीटा वन, बीटा टू, अल्फा वन, अल्फा टू, ये सारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मैंने वर्ड यूज किया है डोमिनेटली। इसी तरह जो आपके पास अल्फा वन रिसेप्टर्स होते हैं, अल्फा वन रिसेप्टर्स आपके पास डोमिनेटली प्रेजेंट होते हैं ब्लड वेसल्स के ऊपर। ब्लड वेसल्स के ऊपर हो गया, आई थिंक आई के अंदर भी बीटा वन रिसेप्टर डोमिनेटली प्रेजेंट होता है, स्मूथ जो मसल्स होते हैं ब्लड वेसल्स के वहां पर ये प्रेजेंट होते हैं। अब जब एपिनेफ्रिन, हमने कहा था ना कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, जिसकी वजह से एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन रिलीज होगी, और ये एपिनेफ्रिन नोर एपिनेफ्रिन आपके बीटा वन रिसेप्टर्स के ऊपर जाके लगेंगी और अल्फा वन रिसेप्टर्स के ऊपर लगेगी। बच्चों यहाँ से बात स्टार्ट आपने जरा समझनी है मेरी, अगर यहाँ से आप बात समझ गए हो आपका टॉपिक क्लियर है। जब बीटा वन रिसेप्टर आपके हार्ट के ऊपर, एपिनेफ्रिन नोर एपिनेफ्रिन आपके हार्ट के ऊपर जाके लगती है और बीटा वन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करती है, अगर आपका हार्ट हो ना नॉर्मल, तो जब बीटा वन रिसेप्टर एक्टिवेट होता है तो उसकी वजह से आपकी जो हार्ट रेट होती है वो इंक्रीज हो जाती है, और कॉन्ट्रेक्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। आपको यही पता है ना, जब आपका सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो आपकी जो हार्ट की कॉन्ट्रेक्टिलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हमारी जो हार्ट रेट होती है
और दूसरे नंबर पर जो आपके पास हार्ट की कॉन्ट्रेक्टिलिटी हम कह लेते हैं, कॉन्ट्रेक्टिलिटी, ये दोनों इंक्रीज हो जाती हैं। और इसी तरह जो बच्चों आपकी किडनी होती है, किडनी के ऊपर जब बीटा वन रिसेप्टर एक्टिवेट होता है तो क्या वहां से प्रोड्यूस होता है? सर रेनिन हार्मोन। और ये जो रेनिन हार्मोन है, ये हमारे पास क्या करेगा सर? इट कैन लीड्स टुवर्ड्स द एक्टिवेशन ऑफ द रास मैकेनिज्म। तो इसकी एक्टिवेशन से हमारा जो रास का मैकेनिज्म है ना बच्चों, ये एक्टिवेट होता है, रास मैकेनिज्म। और आप सबको पता है कि जो रास मैकेनिज्म है, ये हमारे पास हम पढ़ेंगे रीनल रीनल सिस्टम के अंदर। बट यहाँ पर मैं थोड़ा सा अगर आपको बताऊं कि रेनिन हमारे पास कन्वर्ट करती है एंजियोटेंसिनोजिन को एंजियोटेंसिन 1 के अंदर। और जो एंजियोटेंसिन 1 है, ये कन्वर्ट होती है फिर एंजियोटेंसिन 2 के अंदर जाकर। और वो जो एंजियोटेंसिन 2 होता है ना, फिर वो हमारे पास एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन करवाता है, एडीएच की प्रोडक्शन करवाता है, वैसोकंस्ट्रिक्शन करवाता है। इसी तरह हमारे पास इवन तो वो हार्ट रेट को भी इंक्रीज करवाता है। तो इन तमाम तरीकों से एट द एंड जब रास मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है ना, तो आपकी एक तो वैसो कंस्ट्रिक्शन होती है, ब्लड वेसल्स क्या कर जाती हैं? कंस्ट्रिक्ट, वैसो कंस्ट्रिक्शन होती है। और दूसरे नंबर पर हमारे पास जो आपका ब्लड प्रेशर होता है, वैसो कंस्ट्रिक्शन को इंक्रीज करके ही ना हम आपके पास जो ब्लड प्रेशर होता है ना, इसको इंक्रीज करवाने की कोशिश की जाती है। अब सर यहाँ पर होता क्या है, बात को समझे। अब जब एपिनेफ्रिन नोर एपिनेफ्रिन आपके हार्ट के ऊपर लगेगी, अब हार्ट का तो फेलियर हुआ पड़ा है, अब आपका हार्ट तो कॉन्टैक्ट नहीं ना कर सकता। इस वजह से आपकी हार्ट रेट भी इंक्रीज नहीं होगी और कॉन्ट्रेक्टिलिटी भी इंक्रीज नहीं होगी, बिकॉज योर हार्ट इज फेल। बट ऑन दी अदर हैंड हमारे पास क्या होगा कि जो रेनिन सिस्टम है, ये रेनिन सिस्टम ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा। जो रास मैकेनिज्म है, ये ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा। बच्चों जब रास सिस्टम आपका ज्यादा एक्टिवेट होगा, तो उससे मैंने कहा कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो, सॉरी, ब्लड वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है। और उसकी वजह से आपके पास जो वेजो कंस्ट्रिक्शन है, जिसको हम कहते हैं ना, आपका पास ये जो आफ्टर लोड होता है, ये इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर ये दो चीजें लिखें कि जब रास मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है, एक तो हमारे पास जो ब्लड वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता है, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। दूसरे नंबर पर आपके पास वैसो कंस्ट्रिक्शन ज्यादा होती है, वैसो कंस्ट्रिक्शन ज्यादा होती है। अब जब आपके पास ब्लड वॉल्यूम ज्यादा होगा और वैसो कंस्ट्रिक्शन ज्यादा होगी, तो आपका हार्ट तो ऑलरेडी फेल है, तो ब्लड वॉल्यूम के ज्यादा होने की वजह से और वैसो कंस्ट्रिक्शन होने की वजह से बच्चे आपके हार्ट के ऊपर और ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। अब ऐसा क्यों? देखो, जब आपके पास वैसो कंस्ट्रिक्शन होती है ना, इधर नोटिस करो, जब वैसो कंस्ट्रिक्शन होती है तो ये है आपके पास ब्लड वेसल, सिस्टेमिक ब्लड वेसल, यहाँ से स्टार्ट होती है योटा से। जब यहाँ पर आपके पास आफ्टर लोड इंक्रीज हो जाएगा, जब वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, आपकी जो कार्डिक आउटपुट है वो हार्ट फेल होने की वजह से आगे ही कम है। तो अगर मेरे पास वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, तो मेरे पास जो कार्डिक आउटपुट है वो और ज्यादा कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सर हार्ट मेरा प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा। आपने और ज्यादा क्या कर दिया? वैसो कंस्ट्रिक्शन करवा दिए। तो मेरे हार्ट को क्या करना पड़ रहा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट तो ज्यादा नहीं कर सकता, लेकिन जो कार्डिक आउटपुट होती है ना, वो और ज्यादा कम हो जाती है। लेट्स सपोज पहले मैं कहता था कि 35 ml थी, कि 35 ml ब्लड था ना जो वो निकाल रहा था आपका हार्ट। लेकिन अब आफ्टर लोड वैसो कंस्ट्रिक्शन की वजह से या आफ्टर लोड इंक्रीज होने की वजह से जो इसकी कार्डिक आउटपुट है वो और ज्यादा कम हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं वो लेट्स सपोज 20 ml हो जाती है। समझ रहे हो? तो ये रास मैकेनिज्म एक्टिवेट होने की वजह से आपके हार्ट के ऊपर, जो हार्ट फेल है उसके ऊपर और ज्यादा इफेक्ट पड़ते हैं। सर एक काम तो ये हो गया। अब दूसरे नोटी की तरफ देखो, अल्फा वन की तरफ। अब एपिनेफ्रिन नोर एपिनेफ्रिन तो रिलीज होंगे, तो आपका अल्फा वन रिसेप्टर भी एक्टिवेट होता है। और ये अल्फा वन क्या करवाता होता है सर? वैसो कंस्ट्रिक्शन। तो ये आपकी इस वैसो कंस्ट्रिक्शन को और ज्यादा इंक्रीज करवा देगा। आपका जो आफ्टर लोड होगा वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। या अगर आपके पास आफ्टर लोड इंक्रीज होता है, या अगर रेजिस्टेंस और ज्यादा ब्लड वेसल में बढ़ जाएगी, तो उस पेशेंट की जो कार्डिक आउटपुट होती है वो और ज्यादा कम होती है। तो हार्ट फेलियर वाले पेशेंट को जो प्रॉब्लम होती है वो उसके हार्ट फेल से इतनी ज्यादा नहीं होती, जितनी उसको प्रॉब्लम इस कंपनसेटरी मैकेनिज्म के एक्टिवेशन की वजह से होती है। वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और उसकी वजह से हमारे पास पेशेंट की वैसोकंस्ट्रिक्शन, और उससे जो रास मैकेनिज्म एक्टिवेट हो रहा है ना, इसकी वजह से उस पेशेंट के हार्ट के ऊपर ज्यादा इफेक्ट पड़ते हैं। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो वो कर नहीं रहा, तो आपने ऊपर से और ज्यादा वैसोकंस्ट्रिक्शन करवा दिया। आपको तो चाहिए था बॉडी को कि वो क्या करे, वो वैसो डायलेशन करवाए। लेकिन वहां पर हमने कहा कि कार्डिक आउटपुट कम हुई, हमारे पास कीमो और बैरोसेप्टर एक्टिवेट हुए, एंटीएस न्यूक्लियस एक्टिवेट किया। उन्होंने क्या किया? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट किया। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन रिलीज। और जब ये रिलीज होंगी तो ये आपके पास वैसो कंस्ट्रिक्शन और जो आपके पास ब्लड वॉल्यूम उसको इंक्रीज करते हैं। कि आप देखो ब्लड वॉल्यूम की ज्यादा होने की वजह से भी आपको प्रॉब्लम है।
अगर आपका वीनस रिटर्न ज्यादा होता है, आपके राइट हार्ट में ज्यादा ब्लड आएगा। अगर राइट हार्ट में ज्यादा ब्लड आएगा तो आपके लेफ्ट हार्ट में भी ज्यादा ब्लड आएगा। भाई वो वाला हार्ट जो पहले वाले ब्लड को पंप नहीं कर रहा, आपने उसके अंदर और ज्यादा ब्लड डाल दिए, सो द कंडीशन विल बी मोर वर्स। इसीलिए तो जो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स होते हैं, उनके अंदर हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को इनहिबिट करने वाली सारी ड्रग्स देते हैं, हम रास को इनहिबिट करने वाली सारी ड्रग्स देते हैं, हम एल्डोस्टेरोन को इनहिबिट करने वाली ड्रग्स देते हैं, हम बीटा वन इनहिबिटर ड्रग्स देते हैं उस पेशेंट के अंदर। because the more worse condition is the activation of your sympathetic nervous system that leads towards the vasoconstriction and activation of your RAS mechanism। ठीक है, तो ये चीज आपने यहाँ पर याद रखनी है इसके अंदर। तो ये सिस्टोलिक हार्ट फेलियर में भी कार्डिक आउटपुट कम होती है, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर के अंदर भी आपकी कार्डिक आउटपुट कम होती है। लेकिन डायस्टोलिक हार्ट फेलियर के अंदर किसी हद तक जो कार्डिक आउटपुट होती है ना, वो आपका हार्ट क्या करता है, प्रिजर्व करने की कोशिश करता है, लेकिन स्टिल एक नॉर्मल कार्डिक आउटपुट से डायस्टोलिक हार्ट फेलियर वाले पेशेंट के अंदर जो कार्डिक आउटपुट होती है वो कम होती है। ठीक है, ये चीज आपने यहाँ पर याद रखनी। अब नेक्स्ट करते हैं कि सर चलो आपने अपने तरीके से तो समझा दी है, लेकिन जो बुक ने बनाया हुआ जरा ये भी तो हमें समझा देना, तो उसको हम समझते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है ये प्रेशर वॉल्यूम लूप है, जो प्रेशर वॉल्यूम लूप है, हमने बहुत डिटेल के अंदर पढ़ा हुआ था। और मुझे पता था कि हम उसको, मैंने इतनी डिटेल के अंदर क्यों पढ़ाया था, क्योंकि बच्चों इस तरह की डायग्राम्स आती हैं। अब यकीन माने जो पिछली क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं ना, उनको ये सारा कुछ समझ आ रहा है कि ये जो सामने डायग्राम बनी हुई ना, इसका क्या मतलब। और जिन्होंने लेक्चर नहीं लिया वो उनके लिए ये बिल्कुल नई चीज होगी कि ये पता नहीं क्या होगा। और वो मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर ना ये डायग्राम्स को ना जो ट्यूटर्स हैं वो मिस करवा देते हैं, इनको डिच करवा देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में पूछा जाता है। अब ये जगह अब आपने नॉर्मल फिजियोलॉजी पढ़ी हुई है, तुम्हारे पास प्रॉब्लम नहीं है। देखो हाँ जी, 4 पॉइंट्स मुझे लिखवाएं जो मैंने आपको याद करवाए हैं जी डॉक्टर आबिद। व्हाट आर द 4 पॉइंट्स? प्रेशर वॉल्यूम लूप के 4 पॉइंट्स करवाएं, जल्दी जल्दी करवाएं मुझे 4 पॉइंट्स जो हमने इसके अंदर डिस्कस किए। ओ माय गॉड डॉक्टर बुखारी। प्रेशर और डॉक्टर बुखार उन्होंने वो जो मैंने निमोनिक लिखवाया हुआ था, उन्होंने निमोनिक ही बता दिया कि सर कोको मैम वाला आपने निमोनिक लिखवाया था। कि हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले जो मिट्रल वाल होता है, वो मिट्रल वाल यहाँ से ओपन होता है, मिट्रल वाल ओपन होने के बाद हमारे पास ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है। ये था नंबर वन ना, ये था नंबर वन। यहाँ पर मिट्रल वाल ओपन होता था तो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल का वॉल्यूम इंक्रीज होता था, ठीक है। फिर यहाँ पर जाके नंबर टू के ऊपर मिट्रल वाल क्लोज होता था, उसके बाद आपका जो प्रेशर था ये इंक्रीज होता था। और नंबर थ्री के ऊपर जाके आपका जो अयोटिक वॉल था वो ओपन होता था, और नंबर फोर के ऊपर जाकर हमारा जो अयोटिक वॉल था ये क्लोज हो जाता था। अब इतना मुश्किल कंसेप्ट अपने उसको कितना मतलब बच्चों की तरह याद किया हुआ है। मुझे पता था कि इंशाल्लाह ये चीजें मैं ज्यादा नहीं भूलेंगी। दूसरी बात जो हमने यहाँ पर ड्रा की थी वो ये थी कि सर नंबर वन के ऊपर क्या होता है, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। और नंबर टू के ऊपर क्या होता है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। ठीक है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो आपका प्री लोड होता है। जब आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाता है तो उसके बाद हम मिट्रल वाल्व को क्लोज कर देते हैं। अब अगर देखो ये अगर आगे की तरफ जा रहा है ना, इसका मतलब है कि इसके लेफ्ट वेंट्रिकल में ज्यादा ब्लड आ रहा है, इस पेशेंट के लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ज्यादा ब्लड आ रहा है, इसका प्री लोड इंक्रीज हो रहा है। और अगर प्री लोड इंक्रीज हो रहा है तो मैंने यहाँ पर क्या बात की थी, इधर कहाँ गया, ये देखो। अगर प्री लोड इंक्रीज होगा तो वो पेशेंट किसका होगा सर, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर का पेशेंट होगा। किसका पेशेंट होगा सर, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर का वो पेशेंट होता है जिसके अंदर कॉन्ट्रेक्टिलिटी कम होने की वजह से ये जो डायग्राम है ये आगे की तरफ मूव कर जाती है। और ये जो आगे मूव करने का मकसद क्या होता है, या इसकी रीजन क्या होती है, क्योंकि उस पेशेंट के अंदर जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होता है ना वो इंक्रीज हो जाता है। वैसे उसका एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है। देखो ये पॉइंट तो जो यहाँ पर पॉइंट है ना, ये मूव करके यहाँ पर आ गए, तो इसका एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम भी ज्यादा है और इसका एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम भी ज्यादा होता है। कम इसका क्या होता है, कम इसकी स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डिक आउटपुट कम होती है, क्योंकि हमने कहा था कि सर ये जो दरमियान वाला एरिया ये हमें क्या बताता होता है, ये हमें स्ट्रोक वॉल्यूम बताता है। और अगर आप नोटिस करो तो दोनों डायग्राम को कंपैरिजन करो, तो ये वाली जो डायग्राम आपको नजर आ रही, इसका जो एरिया ना ये वाला शेडिड एरिया ये ज्यादा है, इसका मतलब इसका स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा है। और ये जो दूसरे वाली डायग्राम है हार्ट फेलियर वाले पेशेंट की ना, इसका आप देखो इसका शेडिड एरिया कम है, इसका मतलब इसका स्ट्रोक वॉल्यूम कम, इसकी कार्डिक आउटपुट कम। तो कितना हमारे लिए इजी हो गया। इसको हम कहते हैं हार्ट फेलियर विद रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन, या जिसको हम कहते हैं सिस्टोलिक हार्ट फेलियर। और जो दूसरी डायग्राम अगर यहाँ पर आप नोटिस करो तो इधर आपको क्या चीज नजर आ रही है, नीचे वाली डायग्राम नंबर टू देखो, ये है वन, ये है डायग्राम नंबर टू।
अब डायग्राम नंबर 2 के अंदर प्रॉब्लम सर हमारे पास यहाँ पर ना वॉल्यूम की इतनी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर देखो नंबर 1 भी ठीक है, नंबर 2 भी हमारे पास ठीक है। यहाँ पर प्रॉब्लम हमारे पास आ रही है इस पेशेंट के अंदर है, अगर आप नोटिस करो ना, प्रेशर की। क्योंकि प्रेशर हमारे पास ये एक प्रेशर होता है और ये दूसरा प्रेशर हमारे पास आ गया अब्बास इस भाई, पेशेंट। जी जी। रिपीट करें, बिल्कुल समझ ही नहीं है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर मैंने 2 दिन लगाए थे और इसके हमने ये सारे निमोनिक्स बनाए हुए थे, ठीक है। तो अगर ये मैं जो आपको, ये जी जी बस आप, थोड़ा सा जिधर कंट्रेक्टिलिटी कम होती है ना, उधर का थोड़ा सा समझा दें। जी जी। अब देखिए जब कॉन्ट्रैक्टिव डोर्सा कम होती है ना, तो आप नोटिस करो कि ये पूरा एरिया देखो, कॉन्ट्रैक्टिव कम होने के जो एक्स एक्सिस होते हैं ना, ये आपको लेफ्ट वेंट्रिकल का वॉल्यूम बताते हैं। तो जैसे ये लाइन आगे की तरफ जाती रहेगी, इसका मतलब है कि उसका जो लेफ्ट वेंट्रिकल का वॉल्यूम है ना, वो इंक्रीज हो रहा है। अब हमने कहा था कि नॉर्मली तो ये इतना होता है, अराउंड 100 ml ही होता है, ठीक है। लेकिन अब ये कितना हो गया, ये 140 ml हो गया, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में 140 ml ब्लड आ गया। अगर वो 140 ml ब्लड आ गया, इसका मतलब है कि भाई उसका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, और वो कॉन्ट्रैक्ट होकर ब्लड को बाहर नहीं निकाल रहा। इस वजह से उसका जो लेफ्ट वेंट्रिकल का वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो गया। और अगर आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकल का वॉल्यूम इंक्रीज हो, और क्यों इंक्रीज है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही, और अगर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, इसका मतलब वो पेशेंट हमारे पास सिस्टोलिक हार्ट फेलियर का पेशेंट है, जिसको हम कहते हैं हार्ट फेलियर विद रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन। कि जो इसकी इजेक्शन फ्रैक्शन है, कि एक दफा वो कितने परसेंट ब्लड बाहर निकाल रहा होता है, वो इसकी कम हो जाती है, ठीक है। दूसरी जो डायग्राम जहां पर नीचे लिखी हुई है, ये है हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। ये इसके अंदर जो इजेक्शन फ्रैक्शन है ना, वो ठीक है, मतलब ये जो ब्लड का वॉल्यूम है ना, वो किसी हद तक ये ठीक निकाल रहा है। लेकिन यहाँ पर प्रेशर का प्रॉब्लम आ रहा है। यहाँ पर अगर आप नोटिस करो, नंबर 4 पॉइंट क्या था सर, जहां पर जो अयोटिक वॉल है वो क्लोज होता है, और इसके क्लोज होने के बाद आगे क्या होता है सर, मिट्रल वाल्व हमारे पास ओपन होता है। और मिट्रल वाल्व को ओपन होने के लिए ना ये वाला प्रेशर चाहिए होता है, जो अराउंड कितना लगा लेते हैं, लेट्स मैं कहता हूँ 10। लेकिन यहाँ पर ये प्रेशर कितना हो गया, 20 हो गया। ये प्रेशर इंक्रीज हो गया। ये प्रेशर इंक्रीज क्यों हो गया, क्योंकि सर हमारे पास जो लेफ्ट वेंट्रिकल का वॉल्यूम होता है ना, ये देखो, ये लेफ्ट वेंट्रिकल का जो वॉल्यूम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल का वॉल्यूम आपके पास कम होता है। क्यों कम है, क्योंकि सर यहाँ पर डायस्टोलिक हार्ट फेलियर है। यहाँ पर हमारे पास ना जो लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल की थिकनेस है ना, वो ज्यादा है। जब वॉल की थिकनेस ज्यादा होगी ना, तो ऊपर से लेफ्ट एट्रियम को ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा आपके लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड को फेंकने के लिए, ठीक है। इस वजह से ये जो प्रेशर वाली डायग्राम है ना, ये हमें ऊपर की तरफ नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये इसको समझ लो तो वेल एंड गुड है। वैसे ये डायग्राम ना भी वैसे पूछा उन्होंने, कहीं पे भी नहीं हुआ। जो इन्होंने डायग्राम पूछी हुई ना, ज्यादातर जो मैंने अपनी फिजियोलॉजी के अंदर करवाई थी ना, वो डायग्राम्स पूछी जाती है। अगर आपको वो अच्छे से समझ आती तो इस तरह की वो 100 डायग्राम भी बना लेना, तो आपको प्रेशर की चेंजेस का भी पता है और आपको वॉल्यूम की चेंजेस का भी पता है। वो हार्ट फेलियर है, वो एओर्टिक स्टेनोसिस है, मिट्रल स्टेनोसिस है, अयोटिक रिगर्गिटेशन है, मिट्रल रिगर्गिटेशन, वो जो मर्जी डायग्राम बनाए, वो आपको प्रेशर अगर वॉल्यूम की चेंजेस का पता है कहाँ पर क्या होता है, तो वो आप सारी डायग्राम्स को इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब आते हैं दूसरी तरफ। जैसे मैंने आपको बताया था कि हार्ट फेलियर के अंदर सबसे मेन प्रॉब्लम क्या होता है सर, उसकी कार्डिक आउटपुट कम होती है। अब जब कार्डिक आउटपुट कम होगी, तो मैंने आपको क्या बताया कि सर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है आपका, एक्टिवेट होता है। दूसरे नंबर पर हमारे पास क्या आ रहा है, उस पेशेंट का जो रास मैकेनिज्म है, ये भी क्या हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है। ये बात तो हम ऊपर करके हैं। जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, तो आपके बीटा 1 और अल्फा 1 रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेंगे। जब आपके पास बीटा 1 रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, तो क्या करेगी आप, कोशिश ये आपकी हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करेगा, आपकी हार्ट रेट को ये इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, ताकि हम क्या कर सकें, किसी हद तक उस पेशेंट का जो स्ट्रोक वॉल्यूम है और उस पेशेंट का जो कार्डिक आउटपुट है ना, हम उसको मेंटेन करने की कोशिश करें। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम इस पेशेंट का कार्डिक आउटपुट कम है, तो आपका हार्ट कंपनसेट करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करके, कि हम उस पेशेंट की कार्डिक आउटपुट को और जो उस पेशेंट के स्ट्रोक वॉल्यूम उसको मेंटेन करें। लेकिन ये बेचारा कितनी की देर तक मेंटेन करे, ये 2 महीने मेंटेन करेगा, ये 3 महीने तक मेंटेन करेगा, उसके बाद तो हमारे पास क्या हो जाना, प्रॉपरली हार्ट फेलियर हो जाना, फिर ये जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म है ये भी फेल हो जाता है। मैं आपको अक्सर कहता होता हूँ कि आपकी बॉडी के अंदर डिजीज तब होती है, जब आपकी बॉडी के अंदर जो अल्लाह ताला ने एक कंपनसेटरी मैकेनिज्म बनाया हो ना, हर सिस्टम का, हर चीज का कंपनसेटरी मैकेनिज्म होता है। तो जब आपकी बॉडी कंपनसेट करना भी छोड़ जाती है ना बच्चों, तब आपको उस डिजीज की सिम्टम्स आती हैं। अब स्टार्ट के अंदर पेशेंट को हार्ट फेलियर हुआ,
लेकिन आपकी बॉडी कंपनसेट करती रही, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करवाती, उसकी हार्ट रेट और कॉन्ट्रेक्टिलिटी को इंक्रीज करवाते। लेकिन ये कितने की देर तक चलता है? 1 महीना चलेगा, 2 महीने चलेगा, 4 महीने चलेगा, 6 महीने चलेगा, उसके बाद तो ये जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म है ये भी फेल हो जाएगा, क्योंकि मेन प्रॉब्लम आपके हार्ट के अंदर है। तो जब कंपनसेटरी भी फेलियर हो गया, आपके हार्ट की भी जो कॉन्ट्रेक्टिविटी है वो भी कम हो जाएगी, तो पेशेंट हमारे पास क्या आ जाता है? स्वीयर डिक्रीज कार्डिक आउटपुट के अंदर। और अगर हमारे पास स्वीयर डिक्रीज कार्डिक आउटपुट होती है तो पेशेंट के अंदर सडन कार्डिक डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये वो बता रहे हैं कि जब कार्डिक आउटपुट कम हो रही है तो आपके हार्ट ने क्या किया है? कंपनसेट करने की कोशिश की है, ताकि वो क्या करे? आपके बीपी को मेंटेन करने की कोशिश करे। और जो बीपी को कैसे मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं? आपकी आर्टीरियल टोन को इंक्रीज करवा के और आपके हार्ट रेट को इंक्रीज करवा के, ताकि वेजोकंस्ट्रिक्शन, आपको पता है ना, वेजोकंस्ट्रिक्शन से आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी इंक्रीज होता है। जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो वेजोकंस्ट्रिक्शन की वजह से इंक्रीज होता है। बॉडी ने उसको इंक्रीज करने की कोशिश की है, लेकिन इसका अल्टरनेटली जो रिस्पॉन्स होता है ना, वो आपके हार्ट की कंडीशन को ये और ज्यादा वर्स कर देता है, ये मैकेनिज्म। इसलिए हम नहीं चाहते होते कि हार्ट फेलियर वाले पेशेंट के अंदर ये मैकेनिज्म एक्टिवेट हो। हम इसको हार्ट फेलियर वाले पेशेंट को जो ड्रग देंगे, मैं अभी आपको थोड़ी देर बताऊंगा, हम ये सारे मैकेनिज्म को इनहिबिट करेंगे, ताकि उस पेशेंट का जो आफ्टर लोड है वो कम हो जाए। जो थोड़ा बहुत उसका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, या हम उसको पोसिबिनोट्रॉप देके उसके हार्ट रेट को इंक्रीज करवा के उसका जो आफ्टर लोड या जो रेजिस्टेंस या ये जो वेजो कंस्ट्रिक्शन है इसको कम करेंगे। बट नॉर्मल बॉडी में कैसे साइकिल चलता है वो हमने यहाँ पर सामने पढ़ लिया। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड देखो कि सर उस पेशेंट का रास मैकेनिज्म एक्टिवेट है। मैंने आपको कहा था कि रास मैकेनिज्म की एक्टिवेशन की वजह से क्या होगा? एंजियोटेंसिनोजिन 1 है और एंजियोटेंसिन 2 एक्टिवेट होती है, और उसके साथ हमारे पास एल्डोस्टेरोन भी, एडीएच है, एंटी डायरेटिक हार्मोन, ये भी इंक्रीज होते हैं। और इन सब की वजह से जो एट द एंड रिस्पॉन्स आना है वो आपके पास सर्कुलेटरी वॉल्यूम, जो मैंने कहा था कि ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और उस पेशेंट के अंदर हमारे पास क्या होती है? वैसोकंस्ट्रिक्शन। और इसकी वजह से वैजो कंस्ट्रिक्शन है, और वैजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से हमारे पास वीनस टोन भी इंक्रीज हो रही है और आर्टीरियल टोन भी इंक्रीज हो रही है। आर्टीरियल टोन इंक्रीज होगी, आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। वीनस टोन इंक्रीज होगी तो आपकी जो वीनस रिटर्न है ये इंक्रीज होगी, आपके हार्ट की तरफ ज्यादा ब्लड आता है। और अगर आपके हार्ट की तरफ ज्यादा ब्लड आए, दैट इज द वर्स्ट कंडीशन, क्योंकि हार्ट तो आगे फेल है। वीनस रिटर्न और ज्यादा होगा तो पेशेंट हमारे पास और वर्स्ट कंडीशन के अंदर जा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास ब्यूटीफुल सा एक साइकिल है, आपने इसको याद रखना है। लेकिन मैंने जिस तरीके से आपको सिंपल ये बनाया ना, अब आपने सिंपल ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, इस तरह जो ऊपर हमने बनाया। वैसे अगर आपने ये भी करना है तो ये भी वो बिल्कुल सिंपल ही है, लेकिन उन्होंने इसको अपनी वर्डिंग के अंदर लिखा। तो ये आपने साइकिल को क्या रखना है? यहाँ पर है, याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं जी, ये बाबा बेचारा परेशान बैठा हुआ। क्यों परेशान है जी? ये बेचारा पूरे हफ्ते पढ़ता नहीं है, और जब नम्स मेडिकल एकेडमी का टेस्ट आता है तो फिर इसके नंबर कम आते हैं, फिर इसका सर से इसकी होती है, फिर इसका बीपी इंक्रीज हो जाता है। तो इसका बीपी डिक्रीज करने का क्या काम है? और अगर ये पूरा हफ्ता पढ़ता रहे, टेस्ट अच्छा होगा, तो इंशाल्लाह इसका बीपी भी ठीक रहेगा। लेट्स कम्स टुवर्ड्स द कि इस पेशेंट के अंदर जो हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स होते हैं, इनके कॉजेज क्या होते हैं? हार्ट फेल के कॉजेज क्या होते हैं? सबसे पहले मैं आपको कॉज दिखाता हूँ सिस्टोलिक हार्ट फेलियर के। सिस्टोलिक हार्ट फेलियर के क्या क्या रीजन हो सकते हैं? बड़े मजे के रीजन है इसके। सबसे पहले बच्चों देखना है कि अगर किसी पेशेंट के अंदर ना, हमारे पास क्या होती है? सिस्टोलिक हार्ट फेलियर ना, कि हार्ट फेल टू कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, जो अल्कोहलिक पीपल होते हैं, जैसे हमने कल उसके अंदर पढ़ा था, क्या उसको कहते हैं यार? डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। तो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के अंदर भी मैंने आपको बताया है उस पेशेंट को सिस्टोलिक हार्ट फेलियर होता है। तो जितने कॉजेज आपके उसके हैं ना डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के, वो ही तमाम कॉजेज आपके पास यहाँ पर सिस्टोलिक हार्ट फेलियर के भी हैं। जैसे कि अल्कोहल हो गया, जैसे कि हमारे पास अल्कोहल हो गया, इसके अलावा जैसे कि हमारे पास MI, मायोकार्डियल इंफाक्शन। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने ये पेशेंट देखा था कि उस पेशेंट के अंदर डॉक्टर साहब पता क्या था? रिसेंटली उसको MI हुआ था, और MI होने के बाद मैंने शायद आपको उसने भी ये बात बताई थी कि जब उसकी इकोकार्डियोग्राफी करवाएगी ना, तो उसके अंदर हमें ना कार्डिक आउटपुट कम मिल रही थी। अब मैं बड़ा परेशान कि यार इस बंदे की कार्डिक आउटपुट इतनी ज्यादा कम कैसे होगा? पता कितनी थी? 35 थी या 30 थी, मतलब 30 थी आई थिंक। पहले 25 थी, फिर थोड़ी सी इंप्रूव होके ना 30 होगी। मैंने कहा यार इतना इस पेशेंट की हार्ट फेलियर मतलब इजेक्शन फ्रैक्शन गिरी हुई है, और वो कह रहे हैं कि पेशेंट को इतनी सिम्टम्स नहीं है। तो वो मुझे बाद में पता चला कि पेशेंट को MI की उसकी हिस्ट्री थी, और ये MI से ना रिकवर कर रहा था ये पेशेंट, उसको तीसरा चौथा दिन था। और चूंकि MI की वजह से बच्चों आपको ना ये सिस्टोलिक हार्ट फेलियर होता है। और जब सिस्टोलिक हार्ट फेलियर होता है तो जो आपकी इजेक्शन फ्रैक्शन होती है ना, क्योंकि जो नॉर्मली हम क्लिनिकली जो चीज मेजर करते हैं ना वो आपकी इजेक्शन फ्रैक्शन होती है। इजेक्शन
फ्रैक्शन, कि आपका हार्ट कितने परसेंट जो ब्लड है ना वो बाहर निकालता है, इसको हम कहते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन। अब आप में से कोई बता सकता है कि हम किसी पेशेंट की इजेक्शन फ्रैक्शन को कैसे मेजर कर सकते हैं? लेट्स सपोज आपके पास कोई पेशेंट आया है, आप देखना चाहते हो कि यार इसकी इजेक्शन फ्रैक्शन ठीक है या नहीं है, या इसका हार्ट प्रॉपरली कॉन्टैक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, तो आप उसकी इजेक्शन फ्रैक्शन कैसे मेजर करोगे जी? क्लिनिकल वाले स्टूडेंट्स बताएं मुझे आप। इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी, जैसे डॉक्टर रफीफा ने बताया कि सर हम उसकी इको करवाएंगे, क्योंकि इको करवाने की वजह से क्या होगा कि इको के ऊपर हमें इजेक्शन फ्रैक्शन मेजर हो जाती है। अगर आपने किसी बंदे ने इकोकार्डियोग्राफी की रिपोर्ट देखी हो ना, तो लेफ्ट साइड पे ना नीचे करके लिखा होता है इजेक्शन फ्रैक्शन कितने परसेंट उस पेशेंट की। तो हार्ट फेल सिस्टोलिक हार्ट फेलियर की वजह से जो आपकी इजेक्शन फ्रैक्शन होती है ये 40% से कम होती है। इजेक्शन फ्रैक्शन सिस्टोलिक हार्ट फेलियर के अंदर 40% से कम होती है, ये याद रखिएगा। डायस्टोलिक हार्ट फेलियर वाले पेशेंट के अंदर जो इजेक्शन फ्रैक्शन होती है वो इसकी इंप्रूव होती है, मतलब वो 40% से ज्यादा होती है। लेकिन सिस्टोलिक हार्ट फेलियर वाले पेशेंट के अंदर इजेक्शन फ्रैक्शन कम होती है, ठीक है। अल्कोहल इसका रीजन हो सकता है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन इसका रीजन हो सकता है। उसके बाद सर इसके पेशेंट रीजन हो सकता है कोकेन का कोई यूजर हो। उसके बाद हमारे पास कोई पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ हो, जैसे कि कोक्सेस्की वायरस का था, या चिगास डिजीज हो। तो ये सारे जो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी काज करवाते हैं चिगास डिजीज, ये आपके पास सिस्टोलिक हार्ट फेलियर ही एक्चुअली में काज करवाते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास सिस्टोलिक हार्ट फेलियर लेफ्ट साइड का भी हो सकता है, ये सिस्टोलिक हार्ट फेलियर आपके राइट साइड का भी हो सकता है। आगे बात करते हैं कि सर पेशेंट का जो डायस्टोलिक हार्ट फेलियर है उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? ये डायस्टोलिक हार्ट फेलियर मैं कहूंगा क्लिनिकली ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो क्या है डायस्टोलिक हार्ट फेलियर, कि मतलब जो हार्ट है ना उसकी जो ल्यूमन है वो कम हो गया है। जैसे मैंने यहाँ पर ब्यूटीफुल डायग्राम बनाई भी हुई है। अगर ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है तो डायस्टोलिक हार्ट फेलियर का मतलब बच्चों ये है कि इसकी जो ल्यूमन है ना, एरिया है जो इसके लेफ्ट वेंट्रिकल वो कम हो गया। यहाँ पर देखो, और इसकी जो वॉल की थिकनेस होती है वो हमारे पास ज्यादा हो जाती है। वो थिकनेस किस वजह से ज्यादा हो सकती है? अगर यहाँ पर कोई चीज आके डिपॉजिट हो जाए, या अगर आपके हार्ट की ही अपने ही मसल्स की हाइपरट्रॉफी हो जाए तो उसकी वजह से ये थिकनेस ज्यादा हो जाती है। अगर आप नोटिस करोगे ना तो ये थिकनेस ज्यादा होने की वजह से ये जो इसका एरिया है ना यहाँ पर अंदर जो आपके ल्यूमन का एरिया, एरिया ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल ल्यूमन, तो इसका जो एरिया होता है बच्चों वो कम हो जाता है। जब एरिया कम होगा ना तो यहाँ पर जो ब्लड की अमाउंट है ना यहाँ पर ब्लड भी कम आएगा। लेकिन चूंकि इस पेशेंट के अंदर सिस्टोलिक ठीक होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, तो ये इस ब्लड को क्या करता है, ये बाहर निकाल देता है। कॉन्ट्रैक्शन इसके पास ठीक होती है, लेकिन प्रॉब्लम होती है कि ये प्रॉपरली रिलैक्स नहीं कर पाता, जिसकी वजह से अगर नॉर्मली इसके अंदर 100 ml ब्लड आना चाहिए था ना, अब लेट्स सपोज इसमें 70 या 60 ml ब्लड आएगा। लेकिन स्टिल ये जो 70 या 60 ml ब्लड इसके पास आ रहा है तो ये उसमें से 40-50 ml ब्लड को बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि इसकी जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो ठीक होती है। इसलिए तो हम कहते हैं कि सर डायस्टोलिक हार्ट फेलियर के अंदर जो इजेक्शन फ्रैक्शन होती है वो 40% से ज्यादा होती है। इजेक्शन फ्रैक्शन जो होती है ना इस पेशेंट की वो हमारे पास ठीक होती है। इसलिए इस पेशेंट के अंदर ना जो सिम्टम आती है ना वो भी बहुत लेट जाके सिम्टम्स आती हैं डायस्टोलिक हार्ट फेलियर वाले पेशेंट के अंदर। एज कम्पेयर कंपेरिजन जो सिस्टोलिक हार्ट फेलियर वाला पेशेंट होता है ना उसमें जल्दी सिम्टम्स आ जाती है, क्योंकि इसको डेवलप होने में हमने जब तक ये ल्यूमन बिल्कुल बहुत ज्यादा कम ना हो जाए ना, तो जिसमें पहले 100 आ रहा था उसमें जब तक ये 50 ना आ जाए तब तक हमारे पास पेशेंट में सिम्टम्स नहीं आते। तो सिस्टोलिक हार्ट फेलियर में जल्दी सिम्टम आती है, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर वाले में हमारे पास लेट सिम्टम्स आती हैं। तो इजेक्शन फ्रैक्शन बच्चों इसमें क्या लिखनी है आपने? इसको हम कहते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन प्रिजर्व्ड होती है इसमें, मतलब ठीक होती है। इजेक्शन फ्रैक्शन इतनी ज्यादा इफेक्ट नहीं होती। तो जो इसका स्टैंडर्ड है वो ये है कि 40% से जो इजेक्शन फ्रैक्शन है वो डायस्टोलिक हार्ट फेलियर की वो ज्यादा होती है, ठीक है। दूसरे नंबर पर सर हमने बात करनी थी कि डायस्टोलिक हार्ट फेलियर के रीजन क्या है। मैं आपको एक ऐसा इसका रीजन बताऊंगा हार्ट डायस्टोलिक हार्ट फेलियर का, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट। हाँ जी, आपको क्या, आपके माइंड में क्या आ रहा है कि ऐसा कौन सा इसका रीजन हो सकता है जो बहुत कॉमन डिजीज है जिसकी वजह से पेशेंट को डायस्टोलिक हार्ट फेलियर हो सकता है? व्हाट डू यू थिंक? डायस्टोलिक हार्ट फेलियर हमारे पास कौन सी कॉमन डिजीज है जिसकी वजह से हो सकता है? यार हाइपर टेंशन की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब बिल्कुल। क्रोनिक हीमोक्रोमैटिन। हाइपरटेंशन की वजह से, जी जी, क्रोनिक हाइपरटेंशन की वजह से आपको डायस्टोलिक हार्ट फेलियर होता है। क्यों? क्योंकि सर जो हमारे पास हाइपरटेंशन होती है, हाइपरटेंशन में वैसोकंस्ट्रिक्शन ज्यादा होती है। जब वैसोकंस्ट्रिक्शन ज्यादा होती है तो उस पेशेंट का जो आफ्टर लोड होता है वो आफ्टर लोड ज्यादा होता है। जब आपके पास आफ्टर लोड ज्यादा होता है ना तो इसकी वजह से आपके हार्ट की
जो आपका हार्ट है ना, उसको बार बार ज्यादा कॉन्टैक्ट करना पड़ा है, ज्यादा फोर्सफुली कॉन्टैक्ट करना पड़ता है, क्योंकि आपका आफ्टर लोड ज्यादा है। यहाँ पर हमें ज्यादा प्रेशर बियर करना पड़ा ब्लड वेसल्स के अंदर। तो लेफ्ट वेंट्रिकल ज्यादा फोर्सफुली कॉन्टैक्ट करता है, और ज्यादा फोर्सफुली कॉन्टैक्ट करने की वजह से उसकी क्या हो जाती है, हाइपरट्रॉफी हो जाती है। और जब उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है, तो जो उसके ल्यूमन होता है, ल्यूमन का जो एरिया होता है, डिक्रीज ल्यूमन एरिया, वो ल्यूमन का एरिया कम हो जाता है, जिसकी वजह से इस पेशेंट के अंदर जो एंड, माइक बंद कर लें, जो इस पेशेंट के अंदर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होता है वो कम हो जाता है। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इस पेशेंट के अंदर कम होता है एज कम्पेयर टू एंड सिस्टोलिक हार्ट फेलियर वाले पेशेंट के अंदर। तो ये क्रोनिक हाइपरटेंशन आपने याद रखना है। सर इसके अलावा कोई और रीजन भी हो सकता है? सर हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अगर पेशेंट के अंदर अयोटिक स्टेनोसिस हो जाए। हाँ जी, समझ आ रही है ना अब चीजें। अयोटिक स्टेनोसिस की वजह से भी क्या होता है? सर अयोटिक स्टेनोसिस की वजह से भी जो पेशेंट का लेफ्ट वेंट्रिकल है उसको ज्यादा फोर्सफुली प्रेशर लगाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर आफ्टर लोड ज्यादा है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन है। स्टेनोसिस का मतलब क्या होता है? स्टेनोसिस का मतलब होता है देयर इज द इम्पेयरमेंट इन द ओपनिंग ऑफ द वॉल्स। दो चीजें हमने पढ़ी थी ना, कि अगर वॉल को ओपन होने के अंदर प्रॉब्लम आ रही है तो वो स्टेनोसिस है, अगर वॉल को क्लोज होने, तो यहाँ पर एओर्टिक स्टेनोसिस है। तो हम इसको लिखते हैं डिफिकल्टी, डिफिकल्टी इन इन ओपनिंग ऑफ वॉल, कि वॉल को ओपन करने के अंदर सर हमें यहाँ पर डिफिकल्टी होती है, जिसकी वजह से आपका लेफ्ट वेंट्रिकल बार बार फोर्सफुली क्या लगाता है, प्रेशर लगाता है। और एट द एंड इसकी बेचारे की अपनी क्या हो जाती है, हाइपरट्रॉफी, और उस हाइपरट्रॉफी की वजह से डायस्टोलिक हार्ट फेलियर हो जाता है। ठीक है बच्चों, आयोटिक स्टेनोसिस हो, हमारे पास आफ्टर लोड इंक्रीज है, और आफ्टर लोड को इंक्रीज करने का जो सबसे बड़ा रीजन होता है वो हमारे पास क्या होती है, हाइपरटेंशन होती है। आयोटिक स्टेनोसिस अगर यंग्स के अंदर हो रही है तो उसका रीजन क्या होगा, टर्नर सिंड्रोम होता है। अगर वो एल्डर्स के अंदर हो रही है तो हमारे पास क्या होगा, कैल्सिफिकेशन होती है। ये चीज भी आपने याद रखनी। अब एक चीज में जो मैंने आपको स्पेसिफिकली यहाँ पर लिखवानी है वो है, जो हमारे पास राइट वेंट्रिकल की या राइट हार्ट का जो डायस्टोलिक हार्ट फेलियर होता है उसका रीजन क्या होता है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ राइट साइड का डायस्टोलिक हार्ट फेलियर के रीजन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब डायस्टोल के जो वेंट्रिकल के हार्ट फेलियर उनका रीजन क्या है बच्चों, देखो अब वहां पर, यहाँ पर तो आपके पास जो आफ्टर लोड इंक्रीज हो रहे हैं वो क्रोनिक हाइपरटेंशन की वजह से, या हमारे पास आयोटिक स्टेनोसिस की वजह से हो रहा है। तो जो आपका राइट साइड का हार्ट है, अगर मैं यहाँ पर इसको ड्रा कर लूं, ये ठीक है, अच्छा ड्रा नहीं हुआ लेकिन गुजारा कर लें। अब यहाँ करके बच्चों आपका होता है पल्मोनरी वॉल, ठीक है। अब ये है राइट वेंट्रिकल। अब अगर किसी पेशेंट के अंदर ना पल्मोनी वॉल की क्या हो जाती है, यहाँ पर स्टीनोसिस हो जाती है। पल्मोनी वॉल की स्टीनोसिस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पल्मोनी वॉल की स्टीनोसिस अगर किसी पेशेंट में हो जाए, तो इस स्टीनोसिस की वजह से पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर हो सकता है। तो पहला रीजन लिखना बच्चों, पल्मोनरी स्टीनोसिस या पल्मोनी वॉल स्टीनोसिस। दूसरा इसका रीजन होता है पल्मोनरी हाइपरटेंशन, जैसे वहां पर सिस्टेमिक हाइपरटेंशन थी ना, यहाँ पर पल्मोनरी हाइपरटेंशन, किसकी जो पल्मोनरी टंग है वहां पर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया। तो दूसरा रीजन बच्चों लिखो पल्मोनरी हाइपरटेंशन। ठीक हो गया। तीसरे नंबर पर हमारे पास यहाँ पर आता है, अगर किसी पेशेंट के अंदर पल्मोनरी अडीमा है, क्या है, पल्मोनरी एडीमा है, तो उस पेशेंट के अंदर चूंकि एडीमा है ना, तो आगे यहाँ पर सारी कंजेशन होगी, तो राइट वेंट्रिकल को ज्यादा ब्लड, फोर्सफुली ब्लड बाहर निकालना पड़ता है, जिसकी वजह से डायस्टोलिक हार्ट फेलियर हो जाता है आपके राइट वेंट्रिकल का। ठीक है जी, तो इसको हम कहते हैं पल्मोनिया एडीमा। और अगर बच्चों आपको क्या होता है, किसी पेशेंट के अंदर लंग्स की वजह से राइट हार्ट फेलियर होता है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, लंग्स की प्रॉब्लम की वजह से पल्मोनी ट्रंक, पल्मोनी स्टेनोसिस, या आपके पल्मोनी कंजेशन हो जाए, तो अगर लंग्स की वजह से आपको लंग्स क्या करती हैं, राइट हार्ट फेलियर होता है ना, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं सर, इस कंडीशन को कहते हैं कॉर पाल्मोनेल। इस कंडीशन को हम कहते हैं कॉर पाल्मोनेल। कॉर पाल्मोनेल में क्या होता है सर, लंग्स के अंदर प्रॉब्लम है, लंग्स के अंदर पल्मोनी एडीमा है, और उस पल्मोनी एडीमा की वजह से पेशेंट को क्या होता है, राइट हार्ट फेलियर होता है। अब इस बंदे का जो लेफ्ट हार्ट होता है ना उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इस पेशेंट के लेफ्ट हार्ट के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये चीजें आपने क्या रखनी है यहाँ पर है,
याद रखनी। दीज आर द एटियोलॉजीज। नेक्स्ट आते हैं जी सिम्टम्स को डिस्कस करते हैं। देखिए हम जिस तरह पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह आपको मेडिसिन भी आपकी साथ साथ एडवाइस होगी, क्योंकि जो हमारा प्रॉपरली फर्स्ट एड को भी हम साथ साथ खींच रहे हैं और उसके अलावा हम आपकी जो मेडिसिन है ना उसको भी काफी हद तक निकालते जा रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको बाद में मेडिसिन जब आप पढ़ो तो आप 2-3 हफ्तों के अंदर पूरी मेडिसिन की बुक पढ़ जाओ। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि सर पेशेंट की सिम्टम, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि जो पेशेंट है वो किन सिम्टम के साथ प्रेजेंट करते हैं। वैसे तो मैं जो आपका डे वन से जो लेक्चर्स दे रहा हूँ, मैं हर लेक्चर के अंदर क्या कर रहा हूँ, आपको इनकी सिम्टम्स लिखवा रहा हूँ। तो एक साइड की तरफ हम लिखते हैं लेफ्ट हार्ट फेलियर की सिम्टम, यहाँ पे लिखते हैं लेफ्ट हार्ट फेलियर की सिम्टम्स लिखते हैं, और दूसरी तरफ हम क्या लिखते हैं, राइट हार्ट फेलियर की सिम्टम, यहाँ पे राइट हार्ट फेलियर। सबसे पहला रूल क्या है सर जी, सबसे पहला रूल जो आपने डे वन से बताया हुआ है वो ये है कि अगर किसी पेशेंट को लेफ्ट हार्ट फेलियर होता है, उस पेशेंट में कौन सी सिम्टम आती है, पल्मोनरी सिम्टम ज्यादातर। क्या आएंगे उस पेशेंट के अंदर ज्यादातर है, पल्मोनरी सिम्टम्स। अब पल्मोनरी सिम्टम्स ज्यादातर क्यों आती है, देखो ये आपके पास, मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रा कर लेते हैं छोटी सी, इफ यू डोंट माइंड। ये मेरे पास है लेफ्ट एट्रियम, और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, और ऑन दी अदर हैंड हम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं आपका लंग्स। तो बड़े को बुरे लंग्स ड्रा, राइट साइड का लंग अच्छे से ड्रा हो जाता है। चार पल्मोनी वेन्स होती हैं, दो पल्मोनी आर्टरीज होती हैं। अब ये आपको ये छोटी छोटी चीजें ना कहीं भूल जाना। अब देखिए इस पेशेंट के अंदर नोटिस करना आपने, मैं यहाँ पर ब्लड को कंजेस्ट करता हूँ, उसकी कंजेशन कराता हूँ। लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड पड़ा हुआ है क्योंकि फेलियर है, नहीं आगे जा रहा है। लेफ्ट वेंट्रिकल में फेलियर है क्योंकि ब्लड आगे नहीं जा रहा है। तो उसकी वजह से यहाँ से क्या होगा, बैक शंट होगा। बैक शंट होकर ब्लड कहाँ पर जाएगा, आपके लंग्स के अंदर। जब ये आपके लंग्स के अंदर जाएगा तो नोटिस करें, ये देखो ये एलोविलाई है, ये नीचे कैपिलरीज है, इसको मैं जूम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपके पास पल्मोनी कैपिलरीज के अंदर ब्लड की कंजेशन होगी। जब पल्मोनी कैपिलरीज में ब्लड की कंजेशन होगी, इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर ब्लड जाएगा। जब इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर ब्लड जाएगा तो आपकी एलोविलाई के अंदर ब्लड जाएगा। जब एलोविलाई के अंदर ब्लड जाता है तो पेशेंट की जो रिस्पायरेटरी ट्रैक है उसकी इरिटेशन होती है। जब रिस्पायरेटरी ट्रैक की इरिटेशन होगी, रिस्पायरेटरी ट्रैक इरिटेशन, तो इसकी इरिटेशन की वजह से सबसे पहले तो पेशेंट के अंदर जो कफ रिफ्लेक्स होता है ये एक्टिवेट होगा। सबसे पहले क्या होगा, कफ रिफ्लेक्स पेशेंट का एक्टिवेट होता है। दूसरे नंबर पर अगर आप नोटिस करो तो अगर यहाँ पर फ्लूइड है तो क्या गैसियस एक्सचेंज होगा, नहीं सर। तो यहाँ पर क्या होगा, डिक्रीज ऑक्सीजन एंड इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड। एंड व्हेन एवर देयर इज डिक्रीज ऑक्सीजन एंड इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपके पास कौन सा रिफ्लेक्स एक्टिवेट होता है, सर रिस्पिरेटरी रिफ्लेक्स। सर रिस्पिरेटरी रिफ्लेक्स एक्टिवेट होता है, या हम कहते हैं मेडुला ऑब्लंगेटा के अंदर, ब्रेन के अंदर जो रिस्पिरेटरी सेंटर है, वो कार्बन डाइऑक्साइड जब ज्यादा होती है ना, रिस्पिरेटरी सेंटर एक्टिवेट होता है। और जब रिस्पिरेटरी सेंटर एक्टिवेट होता है तो ये क्या करता है, आपकी आके रिस्पिरेशन को इंक्रीज करता है। जब आपकी रिस्पिरेशन इंक्रीज होगी तो पेशेंट के अंदर क्या होगा सर, डिस्निया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। लेट्स सपोज पेशेंट ऐसे करेगा, तो ये क्या होगी, रिस्पिरेटरी रेट ही आपकी इंक्रीज हो रही है। तो दैट इज कॉल्ड द डिस्निया। तो जो पहली सिम्टम आपको पेशेंट के अंदर नजर आती है लेफ्ट हार्ट फेलियर वाले पेशेंट के अंदर, वो कौन कौन सी है सर, एक उस पेशेंट के अंदर हमें डिस्निया नजर आ सकता है, दूसरे नंबर उस पेशेंट के अंदर हमें कफ नजर आ सकती है, ठीक है। तो इसको अपने याद रखना है। अब ये जो डिस्निया और जो कफ है, ये वाली जो कंडीशंस हैं, ये हमारे पास वर्ष कब हो सकती है, और ये हमारे पास है वर्ष, ये कंडीशंस कब हो सकती हैं। ये कंडीशन अब आपके पास वर्ष होती है जब आप अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं। लेट्स सपोज एक पेशेंट है, उस पेशेंट को हो गया ऑर्थोपीनिया। ऑर्थोपीनिया हम कहते हैं, पीनिया का मतलब होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग। वैसे एपनिया का मतलब होता है अगर आपके पास ब्रीथिंग बिल्कुल खत्म हो जाए। तो ऑर्थो का मतलब होता है पोजीशन के लिए हम ज्यादातर ये वर्ड यूज करते हैं। तो अगर वो पेशेंट अपनी पोजीशन चेंज करता है तो उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है। लेट्स सपोज अगर ये पेशेंट आपके पास जाता है सुपाइन पोजीशन के अंदर, पेशेंट जाता है सुपाइन मतलब सीधा लेटता है। जब वो सीधा लेटेगा तो जो उसकी वीनस रिटर्न है ना, ये इंक्रीज हो जाएगी। जब वीनस रिटर्न इंक्रीज होगी तो उस पेशेंट के अंदर, चूंकि लंग्स के अंदर ऑलरेडी एडीमा हुआ है लेफ्ट हार्ट फेलियर की वजह से, तो वो जो पल्मोनी एडीमा है वो क्या और ज्यादा वर्स होगा। जब पल्मोनी एडीमा वर्स होगा
तो जो उस पेशेंट की सिम्टम्स है कौन सी सर, एक तो जो उसकी कफ रिफ्लेक्स ज्यादा एक्टिवेट होगा, और दूसरा उस पेशेंट के अंदर जो डिस्निया, जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, ये आपको इंक्रीज मिलेगी। और आप नोटिस करोगे हार्ट फेलियर वाला पेशेंट जैसे ही वो इस तरह लेटता है ना, तो जो उसकी सिम्टम्स होती हैं वो वर्स हो जाती हैं। क्यों? वीनस इंटर्न इंक्रीज होता है। बात आपको समझ आ गई? तो इसलिए लेफ्ट हार्ट फेलियर की वजह से ज्यादातर आपको क्या सिम्टम नजर आती हैं? पल्मोनरी सिम्टम, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, डिस्निया है, टैकिप्निया है, उसके बाद हमारे पास कफ हो गया। ये था सर ऑर्थोपिनिया। फिर हम एक और टर्म यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्निया। वर्ड को जरा नोटिस करना है आपने, प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल, प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल डिस इसको कहते हैं पी है, प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्निया, या इसको पीएनडी कहते होते हैं। मैंने तो इसको असल में पीएनडी के नाम से याद किया होता है। अब प्रोक्सिमल का वर्ड बच्चों क्या होता है? प्रोक्सिमल का मतलब होता है सडन, क्योंकि हमने तो यहाँ से निकल, प्रोक्सिमल का मतलब है सर सडन। नोक्टर्नल का मतलब होता है नाइट, चाहे वो आपको हिमाटोलॉजिकल नोक्टर्नल डिजीज हो रही है तो वो भी नाइट के टाइम होती है। तो प्रोक्सिमल नोक्टर्नल डिस्निया आपको लेफ्ट हार्ट फेलियर के अंदर नजर आता है। इसका मतलब क्या होता है कि पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, कब? सडनली होती है, जब वो रात को सोता है। प्रोक्सिमल नोक्टर्नल डिस्निया का क्या मतलब सर? शॉर्टनेस ऑफ, सडन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एट नाइट टाइम। ठीक है। तो हमारे पास जो सिम्टम्स है लेफ्ट हार्ट फेलियर की कौन कौन सी सर? पल्मोनरी एडिमा हो गया, कफ हो गया, डिस्निया हो गया, ऑर्थोपिनिया हो गया, प्रोक्सिमल नोक्टर्नल डिस्निया हो गया। इसके अलावा आपने दो तीन और सिम्टम्स को याद रखने हैं जो कि जनरल सिम्टम है। उसमें आपके पास आती है फटीग, क्योंकि पेशेंट के अंदर कार्डियक आउटपुट कम होती है तो उसको थकावट जल्दी हो जाती है। ठीक है। तो इस पेशेंट के अंदर आपको फटीग नजर आएगी। ये चीज आपने एडिशनल याद करनी है। नेक्स्ट आते हैं कि सर अगर कोई पेशेंट हमारे पास आता है राइट हार्ट फेलियर का, तो राइट हार्ट फेलियर की मैंने आपको क्या बताई हूँ कि आपको इस पेशेंट के अंदर सिस्टेमिक सिम्टम्स आएंगे। क्या आएंगे सर? सिस्टेमिक सिम्टम्स। अब सिस्टेमिक सिम्टम क्या होते हैं? क्योंकि पेशेंट के अंदर ना राइट हार्ट फेलियर है, तो राइट हार्ट फेलियर के अंदर पेशेंट के अंदर जो, अगर मैं यहाँ पर राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम को ड्रा करूँ ना, तो वहां पर ब्लड कहाँ से आता है सर? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आता है आपकी सुपीरियर वेना केवा से, और इसमें ब्लड आता है आपकी इंफीरियर वेना केवा में। ये है राइट एट्रियम और ये है राइट वेंट्रिकल। अगर बच्चों आपका राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल क्या करते हैं? इनका फेलियर हो जाता है। इनका क्या हो जाता है? फेलियर हो जाता है। दे आर फेल टू कॉन्टैक्ट। तो आपकी सुपीरियर वेना केवा के अंदर ब्लड की कंजेशन होगी, और आपकी इंफीरियर वेना केवा के अंदर ब्लड की कंजेशन होगी। अगर सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के अंदर ब्लड की कंजेशन होगी, तो ये क्या करेंगे? ये वीन से रिटर्न करेंगे। चलो भाई, जहां जहां से इंफीरियर वेना केवा ब्लड लेके आती है वो उनको ब्लड वापस कर देगी। भाई मेरे पास आगे ब्लड नहीं जा रहा, तो वो वहां पर ब्लड की को ना डिपॉजिट करना शुरू कर देगी। जैसे कि मैं आपको दो तीन एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले जो हमारे पास हिपैटिक वेन होती है, सबसे पहले कौन सी वेन है? हिपैटिक वेन, जो इंफीरियर वेना केवा के अंदर ड्रेन करती है ना। तो हिपैटिक वेन, क्योंकि इंफीरियर वेना केवा से तो आगे ब्लड नहीं जा रहा, तो आपकी हिपैटिक वेन के अंदर ज्यादा ब्लड डिपॉजिट रहेगा। जब हिपैटिक वेन में ज्यादा ब्लड डिपॉजिट रहेगा, तो हिपैटिक वेन क्या करेगी? क्योंकि ये लीवर से ब्लड लेके आती है ना, तो लीवर को कहती भाई ब्लड आगे नहीं जा रहा, तो काइंडली अपना ब्लड अपने पास रखो। जिसकी वजह से आपका जो लीवर होता है उसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड की कंजेशन हो जाती है। जब उसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड की कंजेशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है। इस कार्बन डाइऑक्साइड के ज्यादा होने की वजह से, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड टॉक्सिक होती है, तो ये उस पेशेंट के अंदर लिवर सिरोसिस की सिम्टम की तरफ लेके जा सकती है। ठीक है। लेकिन अगर ब्लड की कंजेशन की वजह से, जो सबसे पहले कंडीशन यहाँ पर आपको नजर आती है ना, जो इसकी छोटी छोटी कैपिलरीज होती है वो उनमें कंजेशन की वैसोडायलेशन हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं नटमैग लीवर। नटमैग लीवर, जिसमें वीनस रिटर्न होकर ब्लड आपकी ना वेन्स के अंदर नजर आ रहा होता है आपको उस पेशेंट के, जिसको हम नटमैग लीवर कहते हैं। दूसरे नंबर पर अगर पेशेंट को नटमैग लीवर है ना बच्चों, तो इस पेशेंट के अंदर जो पोर्टल वेन है वो भी तो ब्लड लेके आती है ना लीवर की तरफ, तो आपकी पोर्टल वेन से भी बैक शंट जाएगा। जब पोर्टल वेन से बैक शंट जाएगा, तो उस पेशेंट के अंदर जो उसकी एब्डोमिनल वेन्स हैं वहां पर भी कंजेशन होगी। जब वहां पर कंजेशन होगी, तो आपके पास जो प्लूरल कैविटी है वहां पर जो ब्लड है वो ब्लड वैसे से बाहर जाएगा। जब ब्लड वैसे से ब्लड बाहर जाएगा, उसके एब्डोमिनल में इकट्ठा होगा, तो इट कैन कॉज द असाइटस। तो उस पेशेंट के अंदर एब्डोमिनल डिस्टेंशन या असाइटस होगा। तीसरे नंबर पर जो आपके पास है इंफीरियर वेना के बाद ब्लड लेके आती है, वो लोअर एक्सट्रीमिटी से लेके आती है। जब लोअर एक्सट्रीमिटी से ब्लड नहीं लेके आएगी, वहां पर कंजेशन हो जाएगी, तो आपको उस पेशेंट के अंदर पिटिंग एडीमा नजर आएगी। पिटिंग एडीमा। और ये असल में इतना कुछ हो क्यों रहा है बच्चों? अगर आप नोटिस करो ना, लेट्स सपोज ये आपकी है वेन,
क्योंकि ब्लड आपके पास चला जाए थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर। ये वेन है, और इस वेन के अंदर क्या हो रहा है हमारे पास सर, ब्लड कंजेशन हो रही है, ब्लड डिपॉजिट हो रहे हैं। अब आपको पता है जो आपकी ब्लड सर्कुलेशन में ब्लड को मेंटेन करके रखती है वो कौन सी दो चीजें रखती हैं सर, वो होती है हमारे पास, एक तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और दूसरा हमारे पास होता है ऑनकोटिक प्रेशर, ऑनकोटिक प्रेशर। अब देखो, नंबर वन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, नंबर टू ऑनकोटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या करता है, ये आपके पास ब्लड से बाहर की तरफ ना ब्लड को, ये वाला जो प्रेशर होता है ये ब्लड वेसल से ब्लड को बाहर की तरफ पुश करता है। इसको मैं लिख रहा हूँ नंबर वन। जो आपका ऑनकोटिक प्रेशर है ये क्या करता है, ये बाहर से ब्लड को अंदर की तरफ रखता है, मतलब ये ब्लड को ब्लड वेसल्स के अंदर रखता होता है आपका ऑनकोटिक प्रेशर। अगर किसी पेशेंट में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाए, मतलब कि देखो नॉर्मली तो ये बैलेंस है, 50-50 होते हैं दोनों, तो आपको अडीमा नहीं होता, ब्लड जो होता है वो ब्लड वेसल्स के बाहर नहीं जाता। लेकिन मैं कहता हूँ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो गया, लेट्स ये 70 है, ये मेरे पास 50 ही है, तो अगर ये 70 है, ये डोमिनेंट हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ से ब्लड को बाहर निकालना शुरू कर देगा। जब ये ब्लड को यहाँ से बाहर निकालेगा तो पेशेंट के अंदर क्या हो जाता है, थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर ब्लड जा रहा है, एंड इट कैन लीड टू ascites, एडीमा, पिटिंग एडीमा, ये इस तरह की सिम्टम काज करवाता है। क्यों काज करवाता है बच्चों, ये रीजन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इस पेशेंट के अंदर हार्ट फेलियर की वजह से इंक्रीज हो जाता है। ठीक है जी। तो ये था हमारे पास पेरिफेरल एडिमा, या जिसको पिटिंग एडिमा कहते हैं, ये आपको नजर आएगा, साइटस नजर आएगा, नटमैग लीवर नजर आएगा। दूसरी तरफ हमारे पास सुपीरियर वेना केवा, और अगर सुपीरियर वेना केवा से ब्लड आगे राइट एट्रियम में नहीं जा रहा, तो जो सुपीरियर वेना केवा से ऊपर वाली वेन्स हैं, जैसे कि जोगुलर वेन हो गया, ब्रैकियोसेफेलिक वेन हो गया, स्पेसिफिकली जो आपकी जोगुलर वेन है उसमें ब्लड डिपॉजिट हो गया, जिसकी वजह से आपको इस पेशेंट के अंदर जोगुलर वेन डिस्टेंशन नजर आएगी। मैं यहाँ पर सिम्टम लिख देता हूँ, अगर आपको जेवीपी इंक्रीज मिलती है तो वो भी राइट हार्ट फेलियर है। जोगुलर जोगुलर वेनस कंजेशन, ठीक हो गया। तो कितना हमने सिंपल कर लिया है कि अगर सर लेफ्ट हार्ट फेलियर है तो पल्मोनरी सिम्टम्स हैं, अगर राइट हार्ट फेलियर है तो सिस्टेमिक सिम्टम, और कौन कौन सी हैं ये भी मैंने आपको बता दी। ठीक है जी। अब सर हार्ट फेलियर का पेशेंट है तो जरा जल्दी जल्दी ना इस पेशेंट को ना ट्रीट करने में हमारी हेल्प कर दें। तो ट्रीट करने का मैंने आपको ना वैसे सिंपल तरीका पहले ही बताया हुआ। वो क्या तरीका आपको बताया हुआ है कि बच्चों, आपने इस पेशेंट का जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जो इस पेशेंट का रास मैकेनिज्म है ना, आपने उसको इनहिबिट करना है, आपने उसको इनहिबिट करना है। क्यों? क्योंकि जब आप रास मैकेनिज्म को इनहिबिट करोगे, पेशेंट की वैसो कंस्ट्रिक्शन कम होगी, हार्ट के ऊपर लोड कम पड़ेगा, ब्लड वॉल्यूम कम होगा, फिर भी हार्ट, आपके हार्ट के ऊपर कम ब्लड मिलेगा। दूसरा हम क्या करेंगे, हम इस पेशेंट के ब्लड वॉल्यूम को कम करेंगे, इस पेशेंट की बॉडी से हम क्या करेंगे, ब्लड को बाहर निकालेंगे। वो हम कैसे निकाल सकते हैं, वो हम इस पेशेंट के अंदर डायूरेटिक से निकाल सकते हैं। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं सर। सबसे पहले हमने इस पेशेंट का क्या करना है, रास मैकेनिज्म को इनहिबिट करना है। तो रास मैकेनिज्म को इनहिबिट करने के लिए हम कौन कौन सी ड्रग्स देते हैं, सबसे पहले जो मोस्ट कॉमनली हम यूज करते हैं एसी इनहिबिटर्स, एसी इनहिबिटर्स। एसी इनहिबिटर में जैसे कौन सी ड्रग आती है जो हम ज्यादातर यूज करते हैं, लेट्स सपोज कैप्टोप्रिल, कैप्टोप्रिल। ठीक है। तो ये वाली आपने एसी इनहिबिटर ड्रग यूज करें, क्योंकि ये आपके पास एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट कर देगी। एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा तो आपका रास मैकेनिज्म इनहिबिट हो जाएगा, वैसोकंस्ट्रिक्शन होगी, तो आपका ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसकी वजह से क्या होगा सर, एक हमारे पास जो ब्लड वॉल्यूम है वो डिक्रीज होगा, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और दूसरे नंबर पर जो डिक्रीज है वो है वैसोकंस्ट्रिक्शन, तो यहाँ पर वैसोकंस्ट्रिक्शन भी डिक्रीज होगी। इसलिए तो कहते हैं कि ये जो एसी इनहिबिटर ड्रग्स होती है ना, ये पेशेंट के अंदर वैसो डायलेशन वगैरह करवाती है, तो वो किस तरह करवाती है, वो वैसो कंस्ट्रिक्शन को कम करवाती है। आप इसको एसी इनहिबिटर दे सकते हो। अब एक पेशेंट है, उसको ना साथ कफ बहुत ज्यादा आ रही है, तो जिन लोगों को बहुत ज्यादा कफ आती है ना, फिर उसके अंदर हम एसी इनहिबिटर्स नहीं देते, उसको हम देते हैं इसी क्लास की जो दूसरी ड्रग होती है जिसको हम अrbs कहते हैं। क्या कहा जाता है जिनको, अrbs, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर जो होती है, जिसके अंदर सर्टान वाली ड्रग्स आती हैं, जैसे कि वाल सर्टान है, तो ये वाली ड्रग्स दे सकते हो अगर किसी पेशेंट के अंदर कफ आती है। क्योंकि जो आपकी एसी इनहिबिटर्स है ना, इनका साइड इफेक्ट होता है इन ड्रग्स का, एसी इनहिबिटर की वजह से आपको एंजियोडीमा और कफ होती है। तो अगर पेशेंट को ऑलरेडी कफ है और आपने एसी इनहिबिटर वाली ड्रग दे दी, वो भी कफ काज करती है, तो पेशेंट में सीवियर कफ होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट अपने एक्स्ट्रा रिस्पायरेटरी मसल्स को यूज करके वो वेट लॉस की तरफ जा सकता है, उसकी बेसिक मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर आपने इसका क्या करना है, अगर पेशेंट में कफ है तो एसी इनहिबिटर की जगह पे आपने अrbs को देना है, जैसे कि वालसर्टान है, ये वाली ड्रग्स आपने देनी। ठीक है। दूसरे नंबर सर मैं एक और काम कर सकता हूँ, मैं इस पेशेंट को दे सकता हूँ बीटा ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स, क्योंकि
ना हो सी ढोला ते ना हो सी रोला। कि सर सबसे पहले जो हमारे पास किडनी के ऊपर या जो हमारे पास हार्ट के अंदर ब्यूटीफुल रिसेप्टर्स थे, दैट्स यहाँ पर बीटा वन रिसेप्टर से। और ये बीटा वन रिसेप्टर एक्टिवेट होने की वजह से तो बच्चे आपका जो रास मैकेनिज्म है ये एक्टिवेट हो रहा था। तो अगर उस पेशेंट को मैं बीटा ब्लॉकर ही दे देता हूँ, जैसे प्रोप्रानोलोल है, मेटाप्रोलोल है, इस तरह की ड्रग, तो अगर उसका मैं ये बीटा वन को ही इनहिबिट कर दूंगा, रास मैकेनिज्म एक्टिवेट ही नहीं होगा। जब रास मैकेनिज्म एक्टिवेट नहीं होगा तो वैसोकंस्ट्रिक्शन नहीं होगी, पेशेंट के अंदर ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होगा। तो यहाँ पर एक ड्रग का नाम भी चले आपको लिख देते हैं, क्या लिख लो, माय फेवरेट, प्रोप्रानोलोल। इस प्रोप्रानोलोल को बहुत यूज करते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म में, हर जगह पर बेचारी प्रोप्रानोलोल यूज हो रही होती है। सर इसके अलावा भी कोई और भी हमारे पास ऑप्शन है? सर ऑप्शन यू है, मैंने आपको क्या बताया कि पेशेंट का ब्लड वॉल्यूम ज्यादा है ना बच्चे, तो उस पेशेंट का जो ब्लड वॉल्यूम है आप उसको डिक्रीज करो। ब्लड वॉल्यूम को हम कैसे डिक्रीज कर सकते हैं? सर हम उस पेशेंट को अगर डायूरेटिक्स दें, हम अगर पेशेंट को डायूरेटिक्स दें तो मैं उसका ब्लड वॉल्यूम कम कर सकता हूँ। डायूरेटिक्स के अंदर ज्यादातर कौन सी ड्रग्स देती हूँ? फिरोक्सीमाइड, फिरोक्सीमाइड। और फिरोक्सीमाइड कब नहीं देनी, कब देनी है, चलो वो एक सिंपल बात है, फार्मा में डिस्कस कर लेंगे। या फिरोक्सीमाइड दे लो, या हम उस पेशेंट को देते हैं हाइड्रो क्लोरो थायाजाइड। अगर किसी पेशेंट के अंदर हेयरिंग लॉस का कोई प्रॉब्लम होता है, या हाइपरक्लीमिया का कोई प्रॉब्लम होता है, या किसी पेशेंट के अंदर अडीमा, सीवियर अडीमा होता है, उन पेशेंट्स के अंदर ये फिरोक्सीमाइड को नहीं देते, उन पेशेंट को हम हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड्स के अंदर की तरफ ले जाते हैं। हाँ, अगर किसी पेशेंट में हाइपर यूरिसीमिया या हाइपर कैल्सीमिया होता है, फिर हम उसको हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड नहीं देते। तो देयर आर अ लॉट ऑफ इंडिकेशन एंड देयर आर अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रा इंडिकेशन एज वेल देन। तो आप डायूरेटिक्स की तरफ जा सकते हो। फिर आप जा सकते हो इस पेशेंट के अंदर जो हमारे पास एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होती हैं, जैसा कि स्पाइरोनोलैक्टोन है, एमिलोराइड ड्रग्स होती हैं। तो आगे आप जा सकते हो एल्डो, क्योंकि एल्डोस्टेरोन ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करता है ना। तो अगर एल्डोस्टेरोन में एंटागोनिस्ट दे दूं, एंटागोनिस्ट, तो अगर एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट दे दूं तो ये ब्लड वॉल्यूम को, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को कम कर देगी। जैसा कि क्या है हमारे पास पोटाशियम स्पेरिंग ड्रग स्पाइरोनोलैक्टोन। तो ये वाली आप ड्रग्स इस पेशेंट को दे सकते हो। ठीक है सर, इसके अलावा कोई और भी हमारे पास ऑप्शन हो सकती है? अब देखो ये सारी ड्रग एक ही पेशेंट को नहीं देते, इन सब की इंडिकेशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होती हैं, फिर उसकी बिना पर हम ये देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया एसी इनहिबिटर अगर कफ वगैरह का पेशेंट, तो आपने नहीं देनी। अगर मेरे पास पेशेंट में हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर यूरिसीमिया, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड नहीं देते। अगर किसी पेशेंट के अंदर प्रोप्रानोलोल की, लेट्स सपोज कोई पेशेंट है मेरे पास हाइपरग्लाइसीमिया का, वो हाइपरग्लाइसीमिया या डायबिटीज मेलाइटिस वाले पेशेंट के अंदर हम बीटा ब्लॉकर्स की तरफ नहीं ज्यादातर जाते होते, क्योंकि ये आपके पास उसकी जो हाइपोग्लाइसीमिक सिम्टम्स होती है ना, ये उसको मास्क कर देती है। तो लेकिन जितनी मेरे पास ऑप्शन है मैं आपको सारी बता देता हूँ, तो इसकी इंडिकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन चलिए हम साथ साथ पढ़ते जाएंगे, मेडिसिन के अंदर भी आपको पढ़ा दूंगा। एल्टा थोड़ी बहुत मैं वैसे आपको साथ साथ भी बताता रहता हूँ। सर लास्ट बट नॉट लीस्ट, हम इस पेशेंट के अंदर एक बड़ी प्यारी ड्रग है, वन ऑफ माई फेवरेट ड्रग, जिसको हम कहते हैं सैक्यूबिट्रल। सैक्यूबिट्रल ये हम हार्ट फेलियर वाले पेशेंट के अंदर यूज करते हैं। और ये साइक्लोबिट्रल है, ये करती क्या होती है? ये साइक्लोबिट्रल होती है नेप्रिलिसिन इनहिबिटर, नेप्री नेप्रिलिसिन इनहिबिटर। और ये नेप्रिलिसिन इनहिबिटर क्या होता है, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, ये नेप्रिलिसिन होता है, ये आपके एएनपी और बीएनपी को कम करता होता है। क्योंकि आपको एएनपी और बीएनपी चाहिए होता है, और एएनपी और बीएनपी क्या करते होते हैं, ये आपकी बॉडी से सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन कम करते हैं, वेजो कंस्ट्रिक्शन को कम करते हैं, मतलब वेजो डायलेशन करवाते हैं, और आपके पास नाइट्री यूराइसिस को ज्यादा करवाते होते हैं। तो हमें हार्ट फेलियर वाले पेशेंट के अंदर ना, जो आपके राइट लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल से एएनपी और बीएनपी जो ज्यादा रिलीज होते हैं ना, 18 नाइट्रो यूरिक पेप्टाइड और ब्रेन नाइट्रो यूरिटाइल पेप्टाइड, ये हमें ज्यादा चाहिए होती है। निप्रिलेसिन इनकी ब्रेक डाउन करवा रही होती है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको सीधी देते हैं सैक्यूबिट्रिल, वो निप्रिलेसिन को इनहिबिट कर देती है, एएनपी बीएनपी उसके अंदर ज्यादा हो जाते हैं, एएनपी बीएनपी जब ज्यादा होते हैं उस पेशेंट के अंदर ब्लड वॉल्यूम को कम करते हैं। ओह माय गॉड, दैट इज ब्यूटीफुल कंसेप्ट। तो ये था बच्चों आपके हार्ट फेलियर का टॉपिक। अब छोटा सा टॉपिक वो भी एक और हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसको हम कहते हैं हाई आउटपुट हार्ट फेलियर। इस टॉपिक की तरफ जाने से पहले छोटा सा एक फार्मूला लिख लो, जो कि मैंने आपको पहले भी कई दफा लिखा हुआ है। वो है ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू कार्डिक आउटपुट मल्टीप्लाई सिस्टेमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस। अब मुझे पहले आपने बताना है ऊपर वाले पेशेंट्स के अंदर क्या प्रॉब्लम थी? सर उनके अंदर ना कार्डिक आउटपुट कम थी, उन पेशेंट्स के अंदर कार्डिक आउटपुट कम थी। जब कार्डिक आउटपुट कम होती है तो आपका जो जाहिर बात चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना बीपी इनके साथ। तो अगर कार्डिक आउटपुट कम है तो पेशेंट क्या क्या होता है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है। लेकिन ट्विस्ट देखो,
अक्सर स्टूडेंट्स को ना ये फार्मूला यूज करना नहीं आता, मैं आपको इसका ना यूज बताता हूँ। वैसे मोस्टली को तो फार्मूला इसका पता ही नहीं होता, लेकिन जिनको पता होता है ना उनको ये फार्मूला यूज नहीं करना आता। आई विल टेल यू अ ट्रिकी वे टू यूज दिस फार्मूला। देखो, अगर किसी पेशेंट में कार्डिक आउटपुट कम है ना, तो उस पेशेंट में ब्लड प्रेशर कम होगा। कार्डिक आउटपुट कम, ब्लड प्रेशर कम। जो तीसरा बच्चों फैक्टर होगा ना, ये करेगा कंपनसेशन। ये क्या करेगा? कंपनसेशन करेगा। अब आप मेरी इस बात से ना अभी इत्तेफाक करोगे, तस्दीक इत्तेफाक करो। क्यों? क्योंकि सर ऊपर पढ़ के आए थे हम कि कार्डिक आउटपुट कम होगा, पेशेंट का ब्लड प्रेशर ड्रॉप होगा, हमारे पास क्या एक्टिवेट होगा? रास मैकेनिज्म और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और रास मैकेनिज्म और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होने की वजह से हुआ क्या था? वैसो कंस्ट्रिक्शन। और वैसो कंस्ट्रिक्शन को मैं क्या कह रहा हूँ? सिस्टेमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस। तो जब कार्डिक आउटपुट और ब्लड प्रेशर कम होता है, तीसरा जो फैक्टर होता है वो इंक्रीज होता है। जैसे सिस्टेमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है, जैसे हमारे पास आउट आफ्टर लोड वहां पर इंक्रीज हुआ था। समझ लो। इसी तरह एक और फार्मूला देखो। अगर किसी पेशेंट के अंदर कार्डिक आउटपुट का मसला नहीं है, उस पेशेंट के अंदर जो सिस्टेमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस है ना, ये मैं कहता हूँ डिक्रीज होगी। ये उस पेशेंट के अंदर क्या होगी? डिक्रीज होगी। अब बच्चों, जब ये डिक्रीज होगी ना सिस्टेमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस, तो इसकी वजह से भी बीपी डिक्रीज होता है। फिर इस पेशेंट के अंदर पता क्या होता है? इसके अंदर तीसरा जो फैक्टर है कौन सा? अब देखो, ये तो बुक हो गया। दीज आर द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बिकॉज द सिस्टेमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस इज डिक्रीज, द कार्डिक आउटपुट इज एज वेल डिक्रीज। तो फैक्टर आपके पास क्या बचता है? बस यहाँ पर सिस्टेमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज हुई थी ना, अब यहाँ पर कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होकर क्या करेगी? इस डिक्रीज बीपी को कंपनसेट करने की कोशिश करती है। तो अगर कार्डिक आउटपुट कम है, तो सिस्टेमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है। पूरे हार्ट फेलियर के टॉपिक के अंदर हमने सिर्फ इसी फार्मूले को प्रूव किया है। अगर मैं आपको स्टार्ट के अंदर बताता तो पूरा टॉपिक बताता, शायद आपको ये समझ नहीं आती। लेकिन मैंने पूरा टॉपिक करवा के आपको ये फार्मूला बता रहा हूँ कि बच्चों, इसमें तीन फैक्टर्स होते हैं। अगर दो फैक्टर्स कम हो रहे होते हैं, तो तीसरा फैक्टर कंपनसेटरी होता है, वो इंक्रीज होता है। जैसे मैंने यहां पर भी इंप्रूव किया, और दूसरी तरफ भी अगर सिस्टेमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस कम है ना, मतलब सिस्टेमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस कम होने का क्या मतलब है? वैसोडाइलेशन। तो अगर किसी पेशेंट के अंदर वैसोडाइलेशन होती है ना, उसकी वजह से बीपी कम हो रहा है ना, तो उस पेशेंट के अंदर कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होके उसके बीपी को इंक्रीज करने की कोशिश करती है। ठीक है? यही फार्मूला है। जो नंबर वन तो हमने ऊपर पढ़ लिए, और नंबर टू को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जो हमारे पास है हाई आउटपुट हार्ट फेलियर। हाई आउटपुट हार्ट फेलियर के अंदर क्या होता है बच्चों? हाई आउटपुट हार्ट फेलियर का क्या मतलब? कि इसके अंदर जो हार्ट की आउटपुट है ना, वो ज्यादा हो रही है। मतलब यहाँ पर पेशेंट की जो कार्डिक आउटपुट होती है ना, उसके हार्ट की, वो ज्यादा हो जाती है। अब हार्ट के अंदर कार्डिक आउटपुट क्यों ज्यादा इंक्रीज हो रही है? ये चीज देखो, वैसोडाइलेशन। कि अगर वैसोडाइलेशन होगी, उसको कंपनसेट करने के लिए हमारे पास कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होती है। जब कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होती है, तो उस पेशेंट के अंदर क्योंकि आउटपुट ज्यादा हो रही है ना, तो कार्डिक आउटपुट इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, ज्यादा वॉल्यूम आ रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल के पास, वो ज्यादा क्या करता है? स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डिक आउटपुट को करता है। जब लेफ्ट वेंट्रिकल ज्यादा ब्लड को निकालता है ना, ज्यादा उसको प्रेशर की जरूरत पड़ती है, ज्यादा उसको फोर्स की जरूरत पड़ती है। जब वो ज्यादा प्रेशर लगा रहा होता है ना, एट द एंड उसका क्या हो जाता है? फेलियर हो जाता है। तो ज्यादा वॉल्यूम, ज्यादा कार्डिक आउटपुट निकालने की वजह से भी पेशेंट के अंदर हार्ट फेलियर जो होता है, उसको हम कहते हैं हाई आउटपुट हार्ट फेलियर। ठीक है? अब इसमें फैक्टर जो सबसे मेन था, वो है कि पेशेंट के अंदर ना वाइजोडाइलेशन होनी चाहिए, सिस्टेमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस डिक्रीज होनी चाहिए, फिर ही हमारे पास पेशेंट के अंदर हाई आउटपुट हार्ट फेलियर हो सकता है। तो अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। सर, अनकॉमन फॉर्म ऑफ द हार्ट फेलियर को ज्यादा कॉमन नहीं है, करेक्टराइज बाय द इंक्रीज कार्डिक आउटपुट। देखा कि इसके अंदर क्या होता है, कैसे इसको पहचाना जाता है कि इसके अंदर कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो जाती है? हाई कार्डिक आउटपुट इज ड्यू टू द डिक्रीज सिस्टेमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस। समझ आ गई है कि सिस्टेमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी तो कार्डिक आउटपुट ज्यादा होगी। वो सिस्टेमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस डिक्रीज कैसे होगी? अगर उसके अंदर वैसोडाइलेशन होती है या आर्टियो वीनस शंटिंग होती है। मैंने आपको पैगेट डिजीज के अंदर पढ़ाया था ना, कि वहां पर आर्टियो वीनस शंटिंग हो रही थी, कि जो आपके आर्टियोज होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। तो हमारे पास जो आरटीओज होते हैं, वो डायरेक्टली क्या करते हैं? वेन के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं, तो वो दरमियान वाले जो कैपिलरीज वाली रेजिस्टेंस उनको फेस नहीं करनी पड़ती। ठीक है? इस तरह हमने कहा था, ऐसे पढ़ाया था मैंने आपको, बिल्कुल इस तरह। ये अगर वेन है, उसके आगे हमने इस तरह आर्टरी लगाई थी, तो आर्टरी से डायरेक्टली ब्लड हमारे पास वेन के अंदर जा रहा होता है, तो इसको ना वस्कुलर यहाँ पर रेजिस्टेंस फील नहीं करनी पड़ती। रेजिस्टेंस फील नहीं करनी पड़ती, तो वीनस रिटर्न भी आपका इंक्रीज होता है। ठीक है? अब सर, कौन कौन से कॉजेज हैं जिनकी वजह से वैसोडाइलेशन और आर्टियोवेनस शंटिंग होती है? उसमें बच्चों सबसे पहले है ओबेसिटी।
सबसे पहले क्या, ओबेसिटी। ओबेसिटी की वजह से आपको हाई आउटपुट हार्ट फेलियर हो सकता है। अब थोड़ा सा मुझे आप इसका रीजन बताओ कि एक पेशेंट है जिसका वेट ज्यादा है, जिसकी बीएमआई ज्यादा है, उस पेशेंट के अंदर हाई आउटपुट हार्ट फेलियर कैसे हो सकता है? मतलब कि उस पेशेंट के अंदर वैसो डायलेशन या जो उसकी कार्डिक आउटपुट ज्यादा हो रही है ना, वो कैसे हो सकती है? उसका क्या रीजन हो सकता है? व्हाट डू यू थिंक? कम ऑन स्टूडेंट्स, आई एम वेटिंग फॉर योर ब्रिलियंट 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 आंसर। कि ओबेसिटी वाले पेशेंट के अंदर हाई आउटपुट हार्ट फेलियर कैसे हो सकता है? इसमें जो हार्ट की आउटपुट है वो कैसे ज्यादा हो सकती है? सोचो 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 सोचो, अच्छे अच्छे बच्चों, जल्दी बता दो जल्दी, लेक्चर बहुत लंबा हो गया, 1.5 घंटे का लेक्चर हो गया। ओबेसिटी के अंदर हार्ट फेलियर क्यों होता है पेशेंट के अंदर? यार सिंपल सी बात है, पेशेंट की जो बॉडी में से बॉडी मैस, एग्जैक्टली पेशेंट का बॉडी मैस ज्यादा है। और अगर बॉडी मैस ज्यादा है तो उसको हमें ज्यादा ब्लड वॉल्यूम की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए तो अगर मैं थिन हूं ना, तो मेरा ब्लड वॉल्यूम भी कम है। अगर एक बंदा मोटा है तो भाई उसका ब्लड वॉल्यूम भी ज्यादा होता है। और जब ब्लड वॉल्यूम ज्यादा होगा तो आपके हार्ट को ज्यादा आउटपुट करनी पड़ेगी, उसको ज्यादा ब्लड बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास ज्यादा ब्लड जा रहा है, क्योंकि उसकी पेशेंट की सिस्टमिक सर्कुलेशन में ज्यादा ब्लड। लेट्स सपोज मेरा जो ब्लड है वो मेरा ब्लड है 5 लीटर, और ओबेसिटी वाले पेशेंट का ब्लड है, मैं लेट्स सपोज कहता हूँ 7 लीटर, या क्या लेते हैं कि सर 6 लीटर। तो ये ब्लड वॉल्यूम ज्यादा है ना, आपके हार्ट के पास ज्यादा ब्लड जाएगा, जिसकी वजह से आपके हार्ट को ज्यादा ब्लड निकालना पड़ेगा, जिसको हम कह रहे हैं हाई आउटपुट। जब वो ज्यादा ब्लड निकाल रहा है निकाल रहा है निकाल रहा है, एट द एंड उसका क्या हो जाता है, फेलियर हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि अगर किसी पेशेंट के अंदर एडवांस सिरोसिस हो जाती है, सिरोसिस, लीवर सिरोसिस की वजह से भी पेशेंट, इसको हम वैसे इसके लिए वर्ड यूज करते होते हैं कार्डिक सिरोसिस, कि पेशेंट के अंदर सिरोसिस की वजह से उसके ना हार्ट फेलियर हो रहा होता है। और इसका रीजन ना दो तीन बताए जाते हैं। एक इसका रीजन बताया जाता है कि हमारे पास ना पेशेंट के अंदर वैजो डायलेशन हो जाती है, वैजो डायलेशन हो जाती है, स्प्लैंकनिक वैजो डायलेशन, स्प्लैंकनिक आर्टरीज के अंदर। क्या हुआ मैडम? आप कुछ बताना चाह रहे हैं, चलें बता दें। मैडम किरण, यू वांट टू से समथिंग? यू वांट टू शेयर योर ब्रिलियंट नॉलेज विद अस? ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अगर किसी पेशेंट के अंदर सिरोसिस होती है ना बच्चे, तो उस पेशेंट के अंदर भी हार्ट फेलियर होने का चांस ज्यादा होता है। और कौन सी हार्ट फेलियर का? हाई आउटपुट हार्ट फेलियर का। मैंने कहा इसका रीजन क्या होता है बच्चों? इसका रीजन होता है वैजोडाइलेशन। अब वैजोडाइलेशन एक होती है उस पेशेंट के अंदर ना पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से वैजोडाइलेशन होती है, एक इसका रीजन ये होता है। और दूसरा लीवर सिरोसिस है ना, तो वहां से इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज होते हैं। और जब भी आपके पास इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज होते हैं ना बच्चे, जैसे सेप्टिक शॉक के अंदर भी पेशेंट को वैजोडाइलेशन होती है ना, तो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स के रिलीज, क्योंकि नेक्रोसिस हो रही है ना वहां पर सेल की, वो नेक्रोसिस होने की वजह से इन्फ्लामेटरी मीडिएटर सेल रिलीज होती है, और वो इन्फ्लामेटरी जो मीडिएटर्स होते हैं वो वैजोडाइलेशन काज करते हैं। और जब हमारे पास वैजोडाइलेशन होगी, आपके पास आफ्टर लोड कम हो जाएगा, तो हार्ट क्या करेगा, अपनी आउटपुट को बढ़ा देता होता है। ठीक है, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर हार्ट फेलियर हो जाता है। नेक्स्ट है जी सीवियर अनीमिया। अगर किसी पेशेंट के अंदर सीवियर अनीमिया है ना, तो बच्चे उस पेशेंट के अंदर देखो रेड ब्लड सेल्स ही कम होते हैं। जब रेड ब्लड सेल्स कम होते हैं ना, तो उसका जो हार्ट है ना वो कंपनसेट करता है कि यार पूरी बॉडी को ऑक्सीजन मिले। तो जब वो कंपनसेट करने के लिए क्या करता है, ज्यादा ब्लड को बाहर निकालता है अपने से। इस पेशेंट की हार्ट रेट भी इंक्रीज होती है वैसे अनीमिया वाले पेशेंट के अंदर। और दूसरी जो इसकी कार्डिक आउटपुट होती है ना वो भी ज्यादा होती है। क्यों? रीजन क्या है? रेड ब्लड सेल्स कम है, रेड ब्लड सेल्स का मैस कम है उस पेशेंट के अंदर, और पूरी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती। और जब ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती तो हमारे पास वैसे हाइपोक्सिया इंड्यूस फैक्टर रिलीज होता है, वो आके क्या करता है, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करके इस पेशेंट के अंदर हार्ट रेट, कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज करवाता है। ठीक है जी, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर हाई आउटपुट हार्ट फेलियर हो सकता है। हाइपरथायरोडिज्म, ओ माय गॉड बच्चों, हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से क्या होता है, जो नाइट्रिक ऑक्साइड होती है ना, ये नाइट्रिक ऑक्साइड ज्यादा रिलीज होता है। जब नाइट्रिक ऑक्साइड ज्यादा रिलीज होगा तो हमारे पास क्या होगी, वैजो डायलेशन होगी। और जब भी वैजो डायलेशन होगी, आफ्टर लोड कम होगा, तो पेशेंट के अंदर जो कार्डिक आउटपुट है वो ज्यादा हो जाएगी। और अगर ज्यादा देर तक कार्डिक आउटपुट ज्यादा होगी तो पेशेंट हार्ट फेलियर की तरफ चला जाता है। वेट बेरी बेरी, बच्चों वेट बेरी बेरी के अंदर क्या होता है, समझ लो। वेट बेरी बेरी के अंदर सर, बिल्कुल सर, वेरी गुड डॉक्टर, डॉक्टर खयाम, छा गए हो आज तो, आपने अपना ब्रिलियंट नॉलेज हमारे साथ शेयर किया। सर थायमिन की डेफिशिएंसी होती है, वेरी गुड। और किन के अंदर डेफिशिएंसी होती है सर? अल्कोहलिक लोगों के अंदर। और अब डॉक्टर साहब, थायमिन की डेफिशिएंसी की वजह से पेशेंट के अंदर जो हार्ट फेलियर है ये कैसे हो सकता है? मतलब एक पेशेंट है, उसमें थायमिन की डेफिशिएंसी है, उसमें लेट्स सपोज मैं कहता हूँ वेट बेरी बेरी हो गया, वैसे ड्राई बेरी भी हो सकता है, वेट बेरी बेरी हो गया। अब वेट बेरी बेरी होने की वजह से हाई आउटपुट हार्ट फेलियर कैसे हो सकता है?
व्हाट डू यू थिंक? जाग रहा है, ठीक है जी। तो बच्चों थायमिन की डेफिशिएंसी की वजह से ना हमारे पास एक और मालिक्यूल रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं एडिनोसिन। थायमिन की डेफिशिएंसी की वजह से एडिनोसिन की प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, और जो एडिनोसिन होता है ये आपका वैसोडाइलेटर होता है, और जब वैसोडाइलेशन होगी आफ्टर लोड कम होगा, कार्डिक आउटपुट ज्यादा हो जाती है। पैगिक डिजीज ऑफ द बोन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये उसके अंदर पैगिक डिजीज वाले पेशेंट के अंदर भी पूछते हैं कि एक बूढ़ा बंदा है, उसकी बोन्स के अंदर उसको पेन है, उसके हेड जो हेड का साइज है वो बढ़ गया है, उस पेशेंट के अंदर ओस्टियोप्रोसिस भी हो रही है और ओस्टियोनेक्रोसिस भी हो रही है, ब्लड वेसल्स की सिंथेसिस भी हो रही है, और सॉरी बोन्स की सिंथेसिस भी हो रही है, उनकी ब्रेक डाउन भी हो रही है ना, तो ये पैगी डिजीज का पेशेंट होता है। इस पेशेंट के अंदर हार्ट फेलियर है, और ये आपकी यूएसएमएल का क्वेश्चन है। पैगी डिजीज वाले पेशेंट के अंदर हार्ट फेलियर होता है, मतलब उसकी सिम्टम पूछी होती है, बताया होता है कि ये पॉसिबल होता है। तो पैगी डिजीज वाले पेशेंट के अंदर आपने याद रखना जो मैकेनिज्म है वो है आर्टियोवीनस शंटिंग। क्योंकि बोन की नेक्रोसिस हो रही होती है ना, तो जो छोटी छोटी कैपिलरीज है ना उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। जब यहाँ पर छोटी कैपिलरीज की डिस्ट्रक्शन हो जाती है ना, तो जो आपकी आर्टियोल होता है वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है वेन्स के साथ। जब आर्टियोल वेन्स के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है तो यहाँ पर जो प्रेशर है ना इसको कम प्रेशर फील करना पड़ता है। जब कम प्रेशर फील करना पड़ता है तो आफ्टर लोड कम है, जब आफ्टर लोड कम होता है तो पेशेंट कहता है भैया कार्डियक आउटपुट ज्यादा होगी, कार्डियक आउटपुट ज्यादा होने पर पेशेंट हाई आउटपुट हार्ट फेलियर की तरफ जा सकता है। Symptoms with the presents with the symptoms and signs of the pulmonary एंड सिस्टेमिक वस्कुलर कंजेशन। तो कह रहे हैं कि सर जो हाई आउटपुट हार्ट फेलियर का पेशेंट है वो हमारे पास किन सिम्टम के साथ आ सकता है? सर दिस पेशेंट प्रेजेंट्स विद द सिम्टम ऑफ द पल्मोनरी एंड एज वेल एज द सिस्टेमिक सिम्टम। सो बच्चों दैट्स ऑल अबाउट टुडे लेक्चर, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। बाकी यार सब्सक्राइब कर दिया करो, सब्सक्राइबर हमारे बड़े कम है। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके जी, अल्लाह हाफिज।